दोस्तों कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को बताया कि लेखपाल की परीक्षा सामने है और मैंने लेखपाल का जो पूरा का पूरा सिलेबस है ग्रामीण परिवेश का वो ऑलमोस्ट पूरा करवा दिया। एक दो टॉपिक रह गए, उनको भी हम जल्दी ही पूरा करने वाले हैं। बट मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए एक मैराथन जैसा रिविजन चले टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या काम किया, देखो दो चीजें इसमें मैंने सोच रखी हैं। पहला ये है कि जो मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ है, आपको पता है मैं 20-20 22-22 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, उन सब के जो मतलब एक ही टॉपिक के हैं उन सबको आपको मर्ज करके रिवीजन के लिए एक तो दे दिया जाए, जिसका परिणाम ये वाली वीडियो है। और दूसरा आपका एमसीक्यू सेक्शन चलाया जाए, जिसमें 150, 200, 250, 300 तक प्रश्न हो एक एक टॉपिक के, जिससे आपका कोई क्वेश्चन छूटे ही नहीं। तो आज ये वाला पहला आपका टॉपिक वाइज मैराथन है, जिसके टॉपिक हैं आप ध्यान से सुन लीजिए। जिसके टॉपिक हैं आपके ये देखिए, लेखपाल है और उसका पद परिचय। हालांकि ये सिलेबस में आपके लिखा हुआ नहीं है, परंतु यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, लेखपाल है क्या मतलब, क्या पद परिचय है, कहाँ पे इसका डेटा मिलता है, कहाँ से ये पद निकलता है, किस विभाग का है, ये सारी जानकारी। इस पद का इतिहास क्या है कि पहले क्या कहते थे, अब क्या है, कब से शुरू हुआ, इसके अन्य नाम क्या है, भारत के अन्य राज्यों में क्या नाम है, यूपी में क्या नाम लिए जाते हैं, इसके कार्य क्या है कि मतलब इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ये क्या काम करता है, कर्तव्य क्या है, ये इस वीडियो में समझने वाले हैं। नियुक्ति कौन करता है इस बंदे की, इस पद की नियुक्ति कौन करता है। साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है लेखपाल के दस्तावेज कागजात, जिसमें आपका नक्शा हो गया, सजरा हो गया, खसरा, खतौनी, रोजाना मचा, दैनंदिनी, मतलब तमाम चीजें हैं, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में 1 घंटा 20 मिनट में आपको मिल जाएगा। फटाफट आप रिवीजन कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप जो भी अपना सुझाव रखना चाहे रख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कि लेखपाल पद को, क्योंकि हम लोग जिस पद की तैयारी करने जा रहे हैं उस संबंध में भी हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए और वहां से भी आपके प्रश्नों के बन जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आज से ये क्लास शुरू हो रही है, बहुत बेहतर क्लास है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेखपाल पद के बारे में। ठीक है, कि लेखपाल का पद एक्चुअली में होता क्या है, कहां कहां इसके प्रावधान है, लेखपाल के पद के इतिहास के बारे में थोड़ा हम देखने वाले हैं। और उसके बाद पहले समय में क्या इसके प्रचलित नाम हुआ करते थे इस पद के पूरे भारतवर्ष में, और अब क्या क्या किन किन राज्यों में इसके नाम प्रचलित हैं। आज ये डिस्कशन पूरा रहेगा और कल हम लोग डिस्कशन करेंगे लेखपाल के कार्यों के बारे में। तो मैंने यहां पर लिख रखा है, केवल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कोई भी मेरे पास पीडीएफ वगैरह इस तरह कुछ नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लेखपाल के बारे में क्या चीज रहती है, लेखपाल को हम लोग बोलचाल की भाषा में, अगर उत्तर प्रदेश राज्य में बात की जाए तो पटवारी भी कहते हैं। ठीक है, पटवारी भी कहते हैं, बट जो ऑफिशियल नेम है फिलहाल, जो अभी आधिकारिक इस पद का नाम है, वह है लेखपाल। ठीक है, लेखपाल। तो लेखपाल, पहले तो बात कर लेते हैं लेखपाल क्या है। ठीक है, तो लेखपाल जो है वो आपका लेखपाल का जो पद आता है वो उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा के अधीन एक पद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा के अधीन एक पद है, जो समूह ग की एक अधीनस्थ सेवा है। क्या है, जो समूह ग की अधीनस्थ सेवा है। समूह ग मतलब कि ग्रुप सी की सेवा है ना। ग्रुप सी की सेवा में जो कर्मचारी या अधिकारी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भी जो होता है वो ग्रुप सी में ही आ जाता है, पर वो एक पुलिस का अधिकारी होता है। उसी तरह राजस्व विभाग का एक अधिकारी ही है आपका लेखपाल, परंतु यह ग्रुप सी का होता है। ग्रुप सी में जो अधिकारी रहते हैं वो गेजेटेड ऑफिसर नहीं होते हैं, वो सामान्यतः एक कर्मचारी की भांति ही अधिकारी होते हैं। ठीक है, कर्मचारी कह सकते हैं या अधिकारी उस पद का नाम है। तो लेखपाल क्या है, एक समूह ग का एक पद है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा के अधीन ये एक अधीनस्थ सेवा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब और ज्यादा डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। लेखपाल क्या है, ग्राम स्तर पर एक शासकीय या सरकारी अधिकारी होता है। शासकीय का मतलब सरकार है ना, शासन या सरकार बात एक ही है। तो गांव के स्तर पर, गांव के लेवल पर जो एक अधिकारी होता है, जो एक शासकीय अधिकारी होता है, वो क्या होता है, आपका लेखपाल होता है गांव के स्तर पर। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको लगेगा गांव के स्तर पर सर एक प्रधान भी तो होता है, पर प्रधान क्या होता है ना, प्रधान जो है वो है एक राजनीतिक पद है। कैसा है, राजनीतिक पद है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका चुनाव होता है और उसके बाद वह हट जाता है, फिर नया कोई चुन के आता है या वही दोबारा से चुन के आ जाता है। परंतु एक अगर प्रशासनिक पद की बात की जाए, शासकीय पद की बात की जाए ग्रामीण स्तर पर, तो वह होता है आपका
लेखपाल। और भी इसके बारे में चीजें हैं, बहुत बेहतर कंटेंट आपको दे रहा हूं, बहुत बेहतर, बहुत मेहनत से कंटेंट ये सब तैयार हुआ है और आप यकीन मानिए आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो राजस्व विभाग और इसकी व्याख्या। राजस्व, लेखपाल क्या है? लेखपाल क्या है? लेखपाल की जो सेवा है, लेखपाल का जो पद है, वह उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा के अधीन एक सेवा है जो समूह ग की होती है। किसकी है? समूह ग की सेवा है। और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो ग्राम स्तर पर एक शासकीय या सरकारी अधिकारी होता है, ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर ये एक शासकीय अधिकारी है। और अगर एक इसका डिस्कशन किया जाए तो राजस्व विभाग का ग्राम स्तर पर अधिकारी है। मतलब ये सब अलग अलग इसकी परिभाषाएं हैं, इस पद की अलग अलग परिभाषाएं हैं। और देखते हैं उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो भू राजस्व अधिनियम है, भू कहते हैं भूमि को, धरती को, जमीन को, ठीक है, लैंड को, ठीक है। भू राजस्व अधिनियम 1901 है, उसकी धारा 23 बताती है कि लेखपाल क्या काम करता है। लेखपाल क्या काम करता है? अपने हलके में कार्य करने वाला पद है। लेखपाल क्या है? अपने हलके में, हलके का मतलब ये नहीं कि अपना हलका नहीं, अपना हलका मतलब अपना क्षेत्र, अपना कार्य क्षेत्र, ठीक है, अपने हलके में कार्य करने वाला एक पद है लेखपाल। इसको कौन बताता है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 इस बात का जिक्र करती है। अब थोड़ी और हम इस पे बात कर लेते हैं। जो लेखपाल का पद है, आपको मैं बताऊं, जो लेखपाल का पद है वो अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं। अभी हम एक कॉमन बात कर रहे थे, ठीक है, अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं या भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात आती है तो आसपास के देश भी उसमें आ जाते हैं, पाकिस्तान तक उसमें शामिल हो जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में यदि लेखपाल पद की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का प्रशासनिक पद होता है। क्या होता है? देखो, कुल मिला के सब बातें अलग अलग भी हैं और सब बातें एक भी हैं, परंतु आपको इनके बीच में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, वो समझ में आ रहा होगा। लेखपाल जो है वो क्या है? आपका भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का एक प्रशासनिक पद है। यानी कि भारत में आप कहीं भी देखो, अगर आप ग्रामीण स्तर पर, गांव के लेवल पर किसी अधिकारी की बात करोगे तो वह अधिकारी है आपका लेखपाल। चाहे तो आप उसको शासकीय अधिकारी कह सकते हैं, या आपको सरकारी अधिकारी कह सकते हैं, या प्रशासनिक अधिकारी भी इस पद को आप कह सकते हैं। अब इसकी अगर एक ऑफिशियल आपको डेफिनेशन इस पद की देनी हो कि एक्चुअली में लेखपाल है क्या, है ना, लेखपाल है क्या, आपको समझ में आया कि लेखपाल समूह ग की सेवा है। ठीक है, आपको पता लगा गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर यह एक सरकारी या प्रशासनिक या ये आपका शासकीय पद है। उसके बाद भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत पता लगा कि अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति का जो पद है वह लेखपाल है। ठीक है, राजस्व विभाग का एक ग्राम स्तर पर अधिकारी है, ये बात हमको पता चल गई। बट यदि एक मोटी मोटी बात की जाए कि भाई लेखपाल है क्या, कहना क्या चाहते हो, तो कहना सिर्फ इतना चाहते हैं श्रीमान जी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये भी एक टॉपिक है। पंचायती राज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे सब कुछ। टारगेट 25 में से 25 का है और उसी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप में से कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर 25 में 25 ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल ज्यादा नहीं हो गया है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो पूरे करके आओगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, और टारगेट अपना टॉप रखना चाहिए। जितना टारगेट आप टॉप रखेंगे उतनी श्योरिटी आपकी जॉब की हो जाएगी। आप सपना देख रहे हैं तो उसको पूरा करने की क्षमता भी आपके भीतर होनी चाहिए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर पर एक प्रावधान है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें मध्यवर्ती स्तर पर, यानी कि बीच वाले स्तर पर, ना ऊपरी स्तर पर ना निचले स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर एक प्रावधान है कि अपने क्षेत्र में, ठीक है, अपने क्षेत्र में, या आप कह सकते हैं प्रत्येक खेत का लेखा जोखा, प्रत्येक खेत किसको कहते हैं? खेत पता है? फील्ड जो होते हैं, जो आपके खेत होते हैं, ठीक है, जो आपके खेत होते हैं, उन खेतों का लेखा जोखा या अन्य भू अभिलेखों का अपने रजिस्टर में लेखबद्ध करने वाला अधिकारी लेखपाल कहलाता है। यानी कि आपके गांव में जमीन जाए, आपकी जमीन है, ठीक है, आपकी जमीन है, आपके खेत हैं, तो उन खेतों को या उन खेतों से रिलेटेड कागजातों को, भू अभिलेख, भू मतलब धरती,
अभिलेख यानी कि डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपके दस्तावेज, आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपके खेतों का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति या आपके खेतों से संबंधित भू अभिलेखों को अपने रजिस्टर में लेखबद्ध करने वाला, यानी कि अपने रजिस्टर में आपकी जमीन का पूरा हिसाब किताब रखता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह व्यक्ति या वो अधिकारी क्या कहलाता है? लेखपाल कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बता देता हूं, प्रत्येक खेत का लेखा जोखा रखने वाला, यानी कि उसके सपोज करो किसी लेखपाल के क्षेत्र में 2-3 गांव आते हैं, तो उन 2-3 गांवों में जो भी आपकी जमीन है, खेत है, सपोज आपने देखा होगा कि जो खेत होते हैं, मतलब जंगल में खेत रहते हैं, ये इतना बीघा इसका, इतना बीघा इसका, इतना बीघा इसका, तो वो डॉक्यूमेंट्स का भी लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी कौन है? लेखपाल। या आपको पता है कि आपका गांव है, आपका गांव में क्या हो गया? प्लॉटिंग हो गया, ठीक है, खेत नहीं रहे, प्लॉटिंग हो गया, तो प्रत्येक प्लॉट का स्वामित्व किसके पास है? उस जमीन का दस्तावेज को लेखबद्ध करने वाला, वो जमीन है वो किसकी है, उसका पूरा ब्यौरा अपने रजिस्टर में लिखने वाला व्यक्ति कौन है? लेखपाल है। ऐसा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर पर बात कही गई है। एक और भी परिभाषा किसकी आती है? लेखपाल की आती है। वो है आपका कि लेखपाल जो होता है वो किसानों का प्रथम प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी कि किसानों को यदि कोई भी समस्या आती है तो वो सबसे पहले जाके किससे मिलते हैं? वो सबसे पहले जाके मिलते हैं लेखपाल से, ठीक है। लेखपाल यद्यपि नाम है पर पटवारी कहा जाता है। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, केवल मैं लेखपाल का जिक्र करूंगा। अभी जब इतिहास में और अन्य नामों में चर्चा करेंगे तब पटवारी शब्द का और लेखपाल शब्द का अंतर आपको बताऊंगा, क्या चीज है क्या नहीं, आप ध्यान से सुनते रहिए। तो यदि बात की जाए लेखपाल की, तो लेखपाल किसानों का प्रथम प्रशासनिक अधिकारी होता है। किसानों को कोई भी समस्या आती है तो लेखपाल को जाके पकड़ लेते हैं कि बाबूजी रुको, हमारी जमीन का देख लो, ये हो गया, वो हो गया, यूं हो गया, त्यों हो गया, तो ये चीज देखने को मिलती है। और ऐसा प्रशासनिक अधिकारी है जो किसानों की समस्या को शासन तक या प्रशासन तक पहुंचाता है। शासन तक मतलब आवश्यकता पड़ती है तो मुख्यमंत्री जी तक या उससे निचले मंत्रियों तक, मतलब या संबंधित विभाग के मंत्री उसके राज्य मंत्री तक पहुंचाता है, या आवश्यकता पड़ती है पहले तो प्रशासनिक स्तर पर पहुंचाता है, यानी कि अपने कानूनगो साहब को बताएगा, वहां नहीं काम चलेगा तो ऊपर आपके नायब तहसीलदार को बताएगा, देन तहसीलदार साहब को बताएगा, उसके ऊपर वहां नहीं काम चल रहा तो एसडीएम साहब को बताएगा, एसडीएम साहब से काम नहीं चल रहा तो कलेक्टर साहब को बताएगा। जो जिलाधिकारी होते हैं जब उन्हें राजस्व विभाग के अंतर्गत देखा जाता है तब उनको कलेक्टर कहा जाता है। तो अगर इस प्रशासनिक स्तर पर काम नहीं चल रहा है किसानों की समस्या, तो यहां से फिर क्या करेगा? संबंधित जो विभाग है, मंत्रालय है, वहां तक शासनिक स्तर तक उसको लेके पहुंचाता है कौन? लेखपाल। और दूसरा क्या काम करता है? जो शासन की योजनाएं हैं, शासन की विभिन्न योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है? लेखपाल। इसीलिए आपके सिलेबस का 80% हिस्सा योजनाओं से पटा पड़ा है। किससे? योजनाओं से। यदि आप सारी योजनाएं पढ़ लेते हैं, अच्छे दिमाग में रख लेते हैं, तो आप 25 तक भी ला सकते हैं। अगर ढंग से सब्जेक्ट को पढ़ें तो 25 तक भी ला सकते हैं, और एक एक नंबर नौकरी को खोने में और पाने में भरपूर योगदान करने वाला है। इस बात को अपने दिमाग में आप लोग रख लो। अब एक बात करते हैं, लेखपाल के पद का इतिहास, ठीक है। ये लेखपाल का पद शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या 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 इसकी बातें रही, क्यों रही? देखो, उत्तर प्रदेश में ये जो जमीन का लेखा जोखा रखता है, खेतों का लेखा जोखा रखता है, या अन्य भू अभिलेखों की, अन्य जमीन से जुड़े कागजातों की, दस्तावेजों का लेखा जोखा रखता है, उसको लेखपाल कहा जाता है। इस पद का नाम जो है ग्रामीण स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम लेखपाल है, ठीक है। पर अब इस पद की, लेखपाल पद के इतिहास के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि ये मतलब परंपरा कब से चली, ये पद सृजित कब से हुआ, कब से ये बना, ये बात हम यहां पे देखते हैं। तो अभी देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जो पटवारी प्रणाली थी, इस पटवारी प्रणाली को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है शेर शाह सूरी को। किसको? शेर शाह सूरी को। शेर शाह सूरी ने अपने पूरे के पूरे राजतंत्र को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग विभाग बनाए थे, और उसी श्रेणी में
राजस्व की वसूली करने के लिए तथा उनको तय करने के लिए एक विभाग था जिसका नाम था दीवाने वजारत। क्या नाम था? दीवाने वजारत। ठीक है, यह विभाग क्या काम करता था? यह विभाग तय करता था कि जो आपका भू राजस्व है वो कितना होगा तथा उसको वसूली करने का काम करता था। पर यह काम तब हो सकता था, भू राजस्व तब वसूला जा सकता था जब पहले से उन जमीनों को, उन हलकों को, उन क्षेत्रों को, उन खेतों को नापने की कोई व्यवस्था हो, नापने की कोई व्यवस्था हो। तो तब से पटवारी प्रणाली का आरंभ हुआ। शेरशाह सूरी ने अनौपचारिक रूप से पटवारी प्रणाली को शुरू किया। यहां पे लेखपाल पद का सृजन नहीं हुआ है, यहां पर पटवारी प्रणाली की शुरुआत हुई है। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में पटवारी प्रणाली की शुरुआत हुई है। शेरशाह सूरी ने अहमद खान नाम के व्यक्ति को यह कार्य सौंपा और अहमद खान ने क्या काम किया? जो पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग थे उन ब्राह्मण लोगों से क्या काम करवाया? भूमि की माप करवाई। ठीक है, और भूमि की माप करवा के उसने क्या काम किया? एक दस्तावेज तैयार किया और वो दस्तावेज फिर उसने शेरशाह सूरी के दरबार में पेश किया और दस्तावेज पेश होने के बाद फिर जो ये दीवाने वजारत वाला विभाग है इसने अपना काम किया, सब ये चीजें चलती रही। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने यहां आपको बताया कि प्रत्येक खेत का लेखा जोखा। अब लेखा जोखा कैसे रखा जाएगा? जब नपाई होगी कि भाई कितना मीटर है, कितना वर्ग फुट है, कितना वर्ग गज है, कितना अंगुल है, कितना बीघा है, कितना क्या है, ये सब चीजें। भूम अभिलेख, ये भूमापन मैं आपको सबसे बाद में समझाऊंगा। भूमापन सबसे बाद में सबसे बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पहले भी समझा दूंगा। ठीक है, पर मेरा जो मन है कि सबसे लास्ट में आपको समझाऊं। बट आपको मैं एक बात बता देता हूं, शेरशाह सूरी के समय में जिस पद्धति का उपयोग किया गया था, मतलब जिस मानक का प्रयोग किया गया था, उसका नाम जरीब था। क्या था? जरीब था। एक सन की लकड़ी के बराबर था। ठीक है, एक सन की लकड़ी के बराबर एक माप। जैसे आज हम मीटर में नापते हैं, गज में नापते हैं, फीट में नापते हैं, इस तरह से ही है ना, वर्ग गज में नापते हैं, अलग अलग तरह से नापा जाता है। तो उस समय जरीब का प्रयोग किया गया था। किसका? जरीब का प्रयोग किया गया था। यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो अकबर के शासनकाल से लगता है। ठीक है, थोड़ा सा ही पहले शेरशाह सूरी का शासनकाल है, उसके बाद अकबर का शासनकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो पटवारी प्रणाली, यानी कि देखो पटवारी प्रणाली, ये नाप तोल, पूरा जमीन को नापना, उसका कागजात तैयार करना, ठीक है, ये शुरुआत कब हुई? शेरशाह सूरी के समय पे हुई। बट जब क्या हुआ, अब पटवारी पद का सृजन कब हुआ, यानी कि इसको प्रॉपर रूप किसने दिया, वो उसको देने का श्रेय जाता है अकबर के शासनकाल को। अकबर के शासनकाल में पटवारी प्रणाली को बढ़ावा मिला, बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, और हुआ क्या कि अकबर के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम टोडरमल था, बहुत प्रसिद्ध है। टोडरमल थे, और टोडरमल क्या थे? भू अभिलेखीय मंत्री थे। भू अभिलेखीय यानी कि भूमि के दस्तावेज संबंधी मंत्री थे। तो उन्होंने क्या काम किया? जमीन संबंधी कार्यों के संपादन हेतु, यानी कि जमीन से संबंधित जो कार्य थे उनको ठीक से करने के लिए, उसका ठीक से संपादन करने के लिए, संपादन मतलब जमीन संबंधी कार्य ठीक ठाक चलता रहे, उस कार्य को संभालने के लिए एक पद का सृजन किया, जिस पद का नाम था पटवारी। क्या था? पटवारी। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा। शेरशाह सूरी के समय पटवारी प्रणाली शुरू हुई, जबकि इस पद का सृजन अकबर के शासनकाल में हुआ। क्लियर आपको हो गया होगा। अब आगे क्या हुआ? ये मुगल काल समाप्त हुआ, भारत में धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता का आरंभ हुआ। ब्रिटिश सत्ता के आरंभ होने के बाद यदि इसको पटवारी पद के इतिहास के बारे में देखा जाए तो ब्रिटिश काल में मामूली परिवर्तन देखने को आए, परंतु यह पटवारी प्रणाली और यह पटवारी का पद जो था वह सुदृढ़ हुआ, यानी कि यह प्रणाली और ज्यादा बढ़िया की गई। ज्यादा अंतर नहीं किए गए, इसमें मामूली परिवर्तन आए, परंतु इसको और ज्यादा मजबूत किया गया। मजबूत किया गया तो क्या काम किया गया कि 1918 में सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्येक गांव में, भारत के प्रत्येक गांव में, सभी गांवों में
सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपालों की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? लेखपालों की नियुक्ति की गई। तो ये आपका पूरा का पूरा इतिहास है किसका? लेखपाल के पद का। और उसके बाद से ही ये भारत में लेखपाल के पद चले आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर यहां पे पटवारी प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा पटवारी पद का सृजन हुआ। ब्रिटिश काल में क्या हुआ? सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपालों की नियुक्ति की गई। परंतु उत्तर प्रदेश में आज भी ये नाम सुनने को मिलता है, या आसपास के राज्यों में नाम सुनने को मिलता है। राजस्थान में पटवार कहा जाता है। आप लोगों ने कभी भी वीडियो देखी होंगी तो वहां पर पटवारी परीक्षा नहीं लिखा रहता थंबनेल पे। आप किसी भी कोचिंग संस्थान के थंबनेल को जाके देख लो, पटवार लिखा जाता, बड़ी की मात्रा नहीं होती, पटवार होता है, ठीक है। तो पहले यहां भी यूपी में भी क्या था? पटवारी था। इस पद का नाम क्या था? पटवारी था। परंतु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी ने इस पद को समाप्त कर दिया, है ना, इस पद को समाप्त कर दिया और इस पद का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि पद को समाप्त करना तो ज्यादा सही नहीं रहेगा। क्या कहा जाएगा कि पटवारी जो शब्द था, इस पटवारी शब्द को लेखपाल शब्द से क्या कर दिया? बदलवा दिया। तो यूपी में जो औपचारिक, जो आधिकारिक नाम है वो लेखपाल है। आपका जो नोटिफिकेशन आया है वो लेखपाल के नाम से आया है, ना कि पटवारी के नाम से आया है, ठीक है। ये बात पूरी की पूरी रही आपके लेखपाल पद के संदर्भ में और लेखपाल पद के इतिहास के संदर्भ में। अब आज की अंतिम बात मैं आपको बताता हूं कि हमारे अलग अलग राज्यों में इसको किस किस नाम से जाना जाता है। यहां भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, तो मेरे को यह रब करना पड़ेगा। देखते हैं, तो अब प्रचलित नामों को देखते हैं, ठीक है। और इन नामों को देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना शक्तिशाली पद है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। अभी आप देखिए कि आंध्रा में, आपके आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में तथा उत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़ करके, ठीक है, उत्तर भारत के कुछ एक दो राज्यों को छोड़ करके तथा आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में लेखपाल पद को पटवारी के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह ने, मैंने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द को बदलकर लेखपाल कर दिया है। तो पहले यहां पे पटवारी ही था, पर लेखपाल हो गया है। तो आपके आंध्रा में, आपके कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर भारत में तथा पाकिस्तान में पटवारी ही कहा जाता है। आप सबको पता होगा कि जो पहले गुजरात और महाराष्ट्र थे वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम या आयोग के कहने पर ही भाषा के आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे। मराठी बोलने वाले क्षेत्र को महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाले क्षेत्र को गुजरात घोषित कर दिया गया। परंतु 1918 तक यहां पर लेखपाल शब्द, लेखपाल को क्या, वहां पे क्या कहा जाता था? अभी मतलब लेखपाल जो है उसी के नाम बताए जा रहे हैं। लेखपाल को क्या कहते थे? कुलकर्णी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलकर्णी कहा जाता था। बहुत सारे लोगों को गोत्र भी होता है कुलकर्णी, ठीक है। और आई थिंक जो कुलकर्णी गोत्र वाले लोग होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं। अब देखो कहां से सब चीजें चली आ रही। पटेल भी कहा जाता है, ठीक है, एक नाम है पटेल। देखो पटेल गोत्र भी होता है, पर कहीं कहीं पे क्या होता है, लेखपाल को पटेल भी कहा जाता है, पटेल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ था, शेरशाह सूरी के समय में अहमद खान ने क्या काम किया था? ब्राह्मणों को लगाया। किस चीज के लिए? नापने के लिए, सब चीज है ना, जरीब में नापना भी मैंने आपको बताया। तो वही चीज यहां पे भी सब निकल के आ रही है सब। तो कुलकर्णी कहा जाता था। आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए चीजों को। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र में 1918 तक कुलकर्णी कहते थे। फिर इस पद का नाम बदल के क्या हो गया? तलाटी। फिर तलाटी कहने लगे, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में अभी क्या कहते हैं? कर्णम अधिकारी कहते हैं। कारनाम अधिकारी या कर्णम अधिकारी, क्या कारनाम अधिकारी या कर्णम अधिकारी भी कहा जाता है।
पंजाब में कहते हैं मस्त एकदम, पंजाब में कहते हैं ओ भाई पिंड की मां आ गई अस्सी होए, इत्थे आ जाओ अपने अपने खेतां नूं चक नूं अपने सब ने दस्तावेज नूं अपने चेक करा लियो भैया, पिंड दी मां आ गई होए। ठीक है, ये मजाक के लिए था। ओ पिंड दी मां आ गई। पिंड किसको कहते हैं? पंजाबी भाषा में पिंड कहते हैं गांव को। ठीक है, गांव दी का मतलब क्या होता है? की, है ना, गांव की मामा, है ना, गांव की मम्मा आ गई, गांव की मम्मा। अब शहर के उसमें देखे गांव की मम्मा आ गई, तो पिंड दी मां आ गई होए। तो पिंड दी मां कौन होता सी? तो पिंड की मां होती सी लेखपाल मेरे भाई। तो ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। तो अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में क्या कहा जाता है? राजस्थान में राजस्थानियों ने, मेरे भाइयों ने, वीरों ने, प्रतापों ने इसका नाम में से ई की मात्रा खत्म कर दी और पटवार शब्द का प्रयोग करने लगे। तो कक्षा में थोड़ा थोड़ा मजाक भी होने लगी। ठीक है, तो पटवार शब्द का यूज होने लगा। किसका? पटवार का। पटवारी नहीं, पटवार। और राजस्थान में ये पटवार शब्द का प्रयोग होने से पहले हाकिम साहब कहा जाता था। हाकिम साहब। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपने चुटकुला जरूर सुना होगा कि एक दादाजी बैठे हुए थे और मतलब आपको पता लग जाएगा हाकिम साहब, मतलब सुन के लग रहा है हाकिम साहब मतलब कोई दमदार पोस्ट है, एकदम जबरदस्त। तो हाकिम साहब है। एक बार एक गांव में दादाजी बैठे हुए थे। आप इस पद का गरिमा देखिए, गांव के क्षेत्र में लोगों की मानसिकता में यह पद कितना महत्वपूर्ण बना हुआ है वो आपको समझने की आवश्यकता है। एक लड़का था और उसके दादाजी थे, वृद्ध थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि वो लड़का पढ़ लिख कर डीएम हो गया, आईएएस अधिकारी हो गया और डीएम कलेक्टर। तो आया अपने दादाजी के पास के दादाजी मैं कलेक्टर हो गया हूँ। वो कहा शाबाश बेटा, ऐसे उसकी कमर थपथपाई, शाबाश, जियो मेरे चंदा, जियो मेरे लाल। तो बन गया भाई। उसके बाद कहते बस एक कमी रह गई बेटे। क्या कमी रह गई बाबा जी? भाई थोड़ा सा और पढ़ लेता तो तू पटवारी बन जाता। क्या बन जाता? तू पटवारी बन जाता। वो अपने माथे हार के बैठा कि ऐसे हजारों पटवारी दादाजी मेरे नीचे काम करेंगे। वो क्या, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, सही बात है। तो मतलब लोगों की मानसिकता क्या बनी हुई है? लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि पटवारी बहुत दमदार पद होता है और कहीं ना कहीं अपने आप में दमदार तो पद रहता ही है। इसलिए कहीं कहीं गाँव में इसको बड़ा साहब भी कहता है। भाई बड़ा साहब आ गया भाई, ओ आ जाओ, ओ पिंड दी मां आ गई, ओ मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है पिंड दी मां। ठीक है, उसके बाद आखिरी बात आज पॉइंट की बता रहे हैं इसमें, उत्तराखंड में इस पद को राजस्व पुलिस के नाम से भी जानता है। क्या भाई? राजस्व पुलिस। आज हम लोग कार्यों की चर्चा तो करेंगे बट उससे पहले लेखपाल की नियुक्ति की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बन सकता है कि लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अब फिर वहां पे गोल हो जाएंगे सब। अभी ज्यादातर लोग क्या काम कर रहे हैं? ज्यादातर लोग मतलब बस टॉपिक्स को उठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पर उनके अंदर जो चीजें हैं जहां से प्रश्न बन सकता है वो इंपॉर्टेंट बात है। अब बहुत सारे लोग आप में से कुछ पूछते हैं कि लगभग कितनी क्लासेस रहने वाली हैं। तो मेरा अंदाजा जहां तक है कि 20-20, 22-22 मिनट की लगभग 50 से 60 क्लास आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम होना भी नहीं है अप्रैल से पहले। ठीक है, आपका एग्जाम अप्रैल में ही होगा, इसलिए निश्चिंत होकर तैयारी को बहुत बेहतर और पुख्ता कीजिए। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। बट एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। बहुत टाइम लगता है कंटेंट को तैयार करने में और पढ़ाने में। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल की नियुक्ति की। ठीक है, लेखपाल की नियुक्ति के बारे में जो सर्वप्रथम प्रावधान मिलता है वो प्रावधान मिलता है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम। भू राजस्व अधिनियम यहाँ पे मिलता है। मैंने कल भी इस अधिनियम का जिक्र किया था, धारा 23 में इसका जिक्र किया था कि धारा 23 में लेखपाल का वर्णन है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 1901 का है ये अधिनियम। तो यह अधिनियम लेखपाल की नियुक्ति का जो अधिकार देती है वह अधिकार दे रही है राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को यह अधिकार दे रहा है यह अधिनियम कि लेखपालों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। परंतु आगे चलकर राज्य सरकार ने अपने इस अधिकार का अंतरण कर दिया, अपने इस अधिकार को ट्रांसफर कर दिया। किसको? सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी। ठीक है, सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी का मतलब है सीधे सीधे तहसील के एसडीएम से। ठीक है, तहसील के एसडीएम जो क्षेत्र होता है, तो एसडीएम साहब को, सहायक कलेक्टर साहब को इसका अंतरण कर दिया। राज्य सरकार ने क्या किया? इस अधिकार का अंतरण सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी को कर दिया।
अब जब सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी को कर दिया तो मतलब ऐसे मुंह से तो कहा नहीं होगा कि भाई तुम जाओ, अब ये अधिकार तुम्हारे पास है, कहीं ना कहीं लिखित दस्तावेज रहा होगा। तो लेखपाल के कार्यों संबंधी जो जिक्र है, लेखपाल की नियुक्ति संबंधी जो जिक्र है, वो सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है, आपको याद रखना है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में ये जानकारी मिलती है कि लेखपाल के कार्य क्या होंगे और लेखपाल की नियुक्ति कौन करेगा। अभी हमने देख लिया कि लेखपाल की नियुक्ति का अधिकार भू राजस्व अधिनियम राज्य सरकार को दे रहा है। राज्य सरकार क्या काम कर रही है, राज्य सरकार ने ये इस अधिकार का अंतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी को। और लैंड रिकॉर्ड मैनुअल का जो पैरा नंबर 572 है, पैरा नंबर 572 है, वह कहता है कि सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मेरे दिमाग से निकल गया था, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो सहायक कलेक्टर परगना, देखो यहां पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी, ठीक है। तो सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी लिखा है इस 572 में कि सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी क्या काम करेगा कि भू राजस्व अभिलेखों को, है ना, भू राजस्व मतलब कि आपके जो भूमि के राजस्व से संबंधित अभिलेख हैं ना, या भूमि से संबंधित जो अभिलेख हैं, या जमीन जायदाद से संबंधित जो अभिलेख हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने हेतु अपनी तहसील में एक लेखपाल को नियुक्त करेगा, एक नहीं लेखपाल को नियुक्त करेगा, सब माफी चाहता हूं एक बोलने के लिए, ठीक है। अब पैरा नंबर लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा नंबर 572 में लिखा है कि सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी अपने तहसील में भू राजस्व अभिलेखों को तैयार करने हेतु तहसील में लेखपाल की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, लेखपाल की नियुक्ति करेगा। खाली यहीं तक की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, और भी शक्ति प्रदान की गई है। लेखपाल के ट्रांसफर की भी शक्ति, लेखपाल के स्थानांतरण की भी शक्ति प्रदान की गई है। कहा गया है कि सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी अपनी तहसील में, है ना, जो अपना क्षेत्र है जहां तक उसकी तहसील बैठती है, किसकी, सहायक कलेक्टर की, उस तहसील के क्षेत्र में लेखपाल का ट्रांसफर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है। कौन, सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, क्योंकि राम जी की पाठशाला का उद्देश्य आप सबको पता है और आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगेंगी। जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, इस क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग ज़बरदस्त तरीके से क्या करेंगे, MCQs करेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो जीत और हार की बीच में अंतर क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं लेखपाल के कार्यों की और कर्तव्यों की। कल को आपको लेखपाल बनना भी है, तो इन कार्यों और कर्तव्यों को आप अच्छे से जान लीजिए कि क्या क्या कार्य और क्या क्या कर्तव्य होते हैं। कई बार यहाँ पर भाषा क्लिष्ट हो सकती है थोड़ी सी, मतलब हिंदी जो है, आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है सर इंग्लिश में पढ़ाइए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की जो आधिकारिक भाषा है, कामकाज की भाषा है, वो प्रथम भाषा हिंदी ही है। और तहसील स्तर पर जो काम हो रहा है या कागजातों में जो काम हो रहा है, अब तहसील में जो काम हो रहा है वो तो उर्दू में हो रहा है बहुत ज़्यादा, पर जो कागजात जो हैं, ये सब जो डेटा है, ये सब हिंदी में ही है। तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जो वर्ड्स इंग्लिश में बोले जाने लायक होंगे मैं बोल दूंगा, नहीं तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेटा भी कहीं ठीक से ऐसे मिलता नहीं है इंग्लिश में, नहीं तो मैं इंग्लिश में भी आपको थोड़ा सा मदद करता। तो लेखपाल के कार्यों का प्रावधान मैंने भी बता दिया कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, वो काफी हद तक चीजों की बात करता है। तो यदि लेखपाल के कार्यों का प्रावधान है या उसके कार्यों के उल्लेख की बात करें, तो उसके लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है आपका लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। क्या है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल बहुत सारे कार्यों की बात करता है, जिसमें सबसे पहला कार्य है आपका तहसीलदार के द्वारा निर्धारित तिथि को तहसील में उपस्थित रहना, ठीक है। सबसे पहला जो कर्तव्य है, सबसे पहला जो कार्य है लेखपाल का, वो क्या है कि तहसीलदार साहब ने जिस तिथि में निर्धारित कर दिया कि भाई तुमको इस तारीख में कहां पहुंचना है, तुमको इस तारीख में तहसील में पहुंचना है, उस दिन लेखपाल के लिए जरूरी हो जाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह उस दिन तहसील में पहुंचे। तहसीलदार के द्वारा निर्धारित तिथि में तहसील में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए, ये सबसे पहली जिम्मेदारी है, ये सबसे पहला कार्य है लेखपाल का। अब पहुंच के क्या करे,
वहाँ पे कीर्तन करे, ढोलक बजाए या नाच गाना करे, क्या करे वहाँ पे, मतलब खाना पीना खाए, भंडारा करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करे। करे तो क्या करे? उस दिन सबसे पहली बात है, ये बात लिखी हुई है कि उस दिन लेखपाल अपना वेतन प्राप्त करेगा। जो भी उसका वेतन होगा वह वेतन उसको प्रदान किया जाएगा, वह वेतन उसको उस दिन मिलेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम करेगा, क्या काम करेगा? अपने क्षेत्र के संक्राम्य अधिकार वाले। अब ठीक है, मतलब लेखपाल का अपना क्षेत्र है, 1 2 3 गांवों का अपना क्षेत्र होता है लेखपाल का, है ना। तो जिस दिन तहसीलदार ने कोई दिन फिक्स कर दिया है कि उस दिन आपको तहसील में पहुंचना है, उस दिन उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराएगा और उस दिन क्या काम करेगा? वेतन प्राप्त करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करेगा? अपने क्षेत्र के संक्राम्य अधिकार। संक्राम्य क्या होता है? संक्राम्य है ट्रांसफरेबल, ठीक है। ट्रांसफरेबल जो अधिकार हैं, जो ट्रांसफरेबल अधिकार है, यानी दे सकता है, ठीक है। ट्रांसफरेबल जो अधिकार है, समझ रहे हो आप बात? यानी कि देखो, जो भूमि होती है वो ट्रांसफरेबल वाली होती है। जैसे पिता है तो पिता की वजह से किसको मिल जाए, पिता अगर देना चाह रहे हैं तो किसको दे देंगे? अपने बच्चों को दे देंगे, किसी को भी दे देंगे, तो ट्रांसफरेबल है ना, संक्राम्य अधिकार। तो ऐसे मामलों को अपने क्षेत्र के ऐसे मामलों की रिपोर्ट, कैसे मामलों की रिपोर्ट? अपने क्षेत्र के संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधरों द्वारा बिना विवाद अंतरण के मामलों को, ठीक है। अब थोड़ा मतलब क्रिटिकल हो गया होगा आपके लिए समझना, समझाता हूं। लेखपाल उस दिन क्या काम करेगा? अपने क्षेत्र के, ठीक है, उसके क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भूमिधर है, भूमिधर मतलब भूमि का मालिक है, और वो भूमि उसके पास ऐसी है या उस भूमि को अपने पास रखने का ऐसा अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त है जो ट्रांसफरेबल है, और वह ट्रांसफर करना चाह रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर कर रहा है, और जब ट्रांसफर कर रहा है तो वो मामला यदि विवादों संबंधी बन गया तो अलग मामला हो गया, फिर तो वो अलग न्यायालय में चला जाएगा। यदि बिना विवादों के वो चीज आराम से हो रही है, ठीक है, हो रही है या हो चुकी है, यहां पे आप देखो, अपने क्षेत्र के संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधरों द्वारा, ठीक है, संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर, ट्रांसफरेबल राइट्स वाले जो जमीन के मालिक हैं, उनके द्वारा बिना विवाद अंतरण, बिना लड़ाई झगड़े के अंतरण, ट्रांसफर करने के मामलों को तथा समर्पण मामलों को, है ना, तथा समर्पण मामलों की जो रिपोर्ट है, थोड़ा सा क्रिटिकल है समझना, पर समझना आपको पड़ेगा। उनकी रिपोर्ट किसको पेश करेगा? रजिस्ट्रार कानूनगो को पेश करेगा। ये काम सबसे पहला करेगा कौन? तहसीलदार के द्वारा निर्धारित तिथि पर तहसील में पहुंचकर लेखपाल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखते आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका, अभी तक हमने देख लिया है, अब सब चीज समझ ली है। दूसरा है लेखपाल अपने क्षेत्र में हुई विपत्ति की सूचना, ठीक है, रजिस्ट्रार कानूनगो व चिकित्सक को देगा, ठीक है। अब आपको पता है लेखपाल का जो जॉब है वो फील्ड जॉब ही है, फील्ड का ही काम लेखपाल का ज्यादातर रहता है। तो लेखपाल का जो भी क्षेत्र है, 1 गांव का, 2 गांव का, 3 गांव का, उन गांव के अंदर यदि कोई विपत्ति आती है या कोई मतलब कुछ भी, मतलब विपत्ति जैसी कुछ आपदा संबंधी जैसा कुछ भी अगर आता है, वहां पर कोई भी आगजनी का कोई भी घटना होती है, तो उसकी सूचना किसको देगा? उसकी सूचना रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा, वह चिकित्सक को देगा। अब ये विपत्ति या कोई भी घटना किस तरह की हो सकती है? पहली है आपकी कृषि संबंधी, पहली है आपकी कृषि संबंधी, ठीक है, कृषि संबंधी। कृषि संबंधी में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, अतिवृष्टि हो गई, अतिवृष्टि होने के कारण बाढ़ आ गई। यदि बाढ़ आ गई तो उसकी सूचना दी जाएगी, लेखपाल उसकी सूचना किसको देगा? रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा। बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो उसकी सूचना देगा। अभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, आपने देखा होगा कि मैदानों में जगह जगह एक सफेद सफेद बुरादा पाउडर सा बिछा रहता है। एक्चुअली वो क्या होता है? पाला होता है, ठीक है। यदि पाला पड़ जाएगा, आपको पता है कि बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो पाला लगने की वजह से नष्ट हो जाती हैं। जैसे आलू है, अगर आलू जो होता है, आलू अंदर से, आलू का जो पौधा होता है वो आलू का पौधा अंदर से खोखला होता है, ठीक है, और यदि उसमें सर्दी के दिनों में थोड़ी तरावट या पानी न रखा जाए उसके खेत में, तो क्या हो जाता है? आपका जो खोखला तना है उसके अंदर बर्फ जम जाती है, पाला पड़ने की वजह से बर्फ जम जाती है और वो तना फट जाता है और पेड़ नष्ट हो जाता है, फसल नष्ट हो जाती है। तो पाला पड़ गया उसकी सूचना भी देगा, ठीक है, ओले पड़ गए तो उसकी सूचना देगा, या कोई फसलों में रोग पैदा हो गया है, ठीक है, फसलों में रोग पैदा हो गया तो उसकी सूचना देगा। ये सब काम किसके हैं? लेखपाल के हैं। और अभी आपने देखा था जब कोरोना की आई थिंक फर्स्ट वेव चल रही थी या सेकेंड वेव चल रही थी, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, तो राजस्थान के बहुत सारे जिलों में
टिड्डियों का भयंकर आक्रमण होता है, टिड्डी दलों का। तो यदि टिड्डियों का या कीड़ों का आक्रमण होता है, ये फसल संबंधी बाढ़, सूखा, पाला, ओला, फसलों के संबंधी रोग, टिड्डी या कीड़ों का यदि आक्रमण होता है, तो इस कृषि संबंधी जानकारी को, इस कृषि संबंधी आपदा को, इस कृषि संबंधी विपत्ति को लेखपाल किसको बताएगा? कानूनगो को बताएगा, रजिस्ट्रार कानूनगो को बताएगा। ठीक है। दूसरा, यदि उसके क्षेत्र में मनुष्यों में या पशुओं में रोग पैदा हो जाए, ठीक है, मनुष्यों में तो कोई भी, पशुओं में, गायों में, भैंसों में, कुत्तों में या किसी में भी जो पशु वहां पर दिख रहे हैं, उन पशुओं में रोग दिखाई दे रहा है, तो इन मनुष्य एवं पशुओं की रोग की रिपोर्ट को, ठीक है, रोग की रिपोर्ट को किसको प्रदान करेगा? रजिस्ट्रार कानूनगो को प्रदान करेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैंने ये फ्लो चार्ट की टाइप से बनाया जिससे आप भी अपने नोट्स आराम से तैयार कर सको। ठीक है, तो रजिस्ट्रार कानूनगो को ये रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यदि पशुओं में रोग है ना, यदि पशुओं में रोग हो रहा है तो रजिस्ट्रार कानूनगो को तो देगा ही। मनुष्यों में, पशुओं में रोग हो रहा है तो इसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को तो देगा ही। साथ में यदि पशुओं में रोग हो रहा है तो पशुओं के रोग की रिपोर्ट पशु चिकित्सक को भी देगा कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, आप जाके मतलब थोड़ा देख लीजिए। तीसरी बात है, और कौन सी विपत्ति की सूचना देगा? यदि किसी के घर में या किसी की फसल में आग लग जाती है तो इस घर में या फसल में आग लगने की जो रिपोर्ट है वो किसको पेश करेगा? लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को पेश करेगा। ये सब आपके काम होने वाले हैं। और देखते हैं देखो, एक रजिस्ट्रार कानूनगो होता है, एक सुपरवाइजर कानूनगो होता है, लगभग थोड़ी आसपास की ही पोस्ट होती हैं। जब आप विभाग में जाएंगे तो आपको और बेहतर चीजें समझ में आएंगी। रजिस्ट्रार कानूनगो को ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है ऐसा नहीं है, सुपरवाइजर कानूनगो को भी उतना ही रिपोर्ट करता है, क्योंकि कानूनगो इससे ऊपर के स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, तो अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी बात आपने समझ ली। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के क्षेत्र में गया है, ठीक है, अब लेखपाल का क्षेत्र है तो वो कानूनगो का भी क्षेत्र है। ठीक है, जैसे कि आप मानो कि अगर किसी चौकी इंचार्ज का क्षेत्र है और अब वह अपने चौकी के क्षेत्र की सूचना थानाध्यक्ष को जाके दे रहा है, तो वो उसका तो क्षेत्र ही, वो उस थानाध्यक्ष का भी क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि उसका तो बृहद क्षेत्र है, थानाध्यक्ष के अंतर्गत तो बहुत चौकियां आती हैं, तो वह अपने क्षेत्र की सूचना ऊपर जाके देता है, तो माना जाएगा वो थानाध्यक्ष का भी क्षेत्र है। तो लेखपाल क्या काम करता है? लेखपाल अपने क्षेत्र की रिपोर्ट्स जो हैं वो किसको देता है? सुपरवाइजर कानूनगो को देता है, या मतलब नॉर्मली जाके देगा भी। ठीक है, और यदि ऐसा है कि सुपरवाइजर कानूनगो आपके लेखपाल के क्षेत्र में या अपने क्षेत्र में पहुंच गया है उस समय, तो वहां पर भी उसको रिपोर्ट करेगा। क्या क्या चीजें रिपोर्ट उसको करेगा? सबसे पहला यह है, क्या रिपोर्ट करेगा? बिना विवाद उत्तराधिकार के मामले। ठीक है, बिना विवाद उत्तराधिकार के मामलों की रिपोर्ट करेगा। बिना विवाद उत्तराधिकार के मामले क्या है कि उसके बेटे के पास जमीन थी, फिर उसके बेटे के पास, फिर उसके बेटे के पास, यानी बाबा से पापा, पापा से बेटा, ये मतलब उत्तराधिकार के मामले हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो मामले ऐसे हैं जो बिना विवाद के हैं कि भाई उसके पिताजी जब चले गए या उसके पिताजी ने ये जमीन इसके नाम कर दी, तो बिना विवाद का मामला है, तो ऐसे बिना विवाद के मामलों की रिपोर्ट किसको करेगा? रजिस्ट्रार सुपरवाइजर कानूनगो को देगा। दूसरी बात है, राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे की भूमि। देखो ज्यादातर क्या रहता है कि जो भी जमीन होती है वह पट्टे की ही जमीन होती है आपकी। ठीक है, जो भी जमीनें आवंटित रहती हैं, किसानों के पास रहती हैं, ज्यादातर वो पट्टे की ही जमीन रहती है, मतलब एक तरह से लीज पे दी गई जमीनें होती हैं, 100-100 साल के पट्टे कटे होते हैं। तो जो पट्टे की भूमि होती है, राज्य सरकार के द्वारा दी गई पट्टे की भूमि होती है, और पट्टे की भूमि मतलब कि एक उपबंध सा रहता है, एक प्रावधान सा रहता है, एक समझौता सा रहता है। पट्टा मतलब एक समझौता, 100 साल का समझौता सरकार के बीच, किसान के बीच, और उस पट्टे की शर्तों को ध्यान में रखा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई किसान पट्टे की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो उस संबंधी रिपोर्ट भी किसको देगा? उस संबंधी रिपोर्ट भी सुपरवाइजर कानूनगो को देगा। तीसरी बात है, यदि भूमि संबंधी जो चिन्ह हैं वो नष्ट हो गए, भूमि संबंधी चिन्ह नष्ट हो गए, मतलब क्या है कि अपने क्षेत्र में ये तो बात रखी जाएगी ना कि भाई भूमि को इंगित करने वाले कि यहां से यहां तक किसकी है, या कोई भी चिन्ह लगाए गए हैं जिससे भूमि का जानकारी हो रही हो, है ना, वो चिन्ह अगर नष्ट हो गए हैं और वो मरम्मत मांग रहे हैं, ठीक है, भूमि की पहचान संबंधी कोई चिन्ह है और वो चिन्ह नष्ट हो गए, तो उनकी मरम्मत संबंधी रिपोर्ट या उनको पुनर्निर्माण संबंधी रिपोर्ट भी किसको देगा? सुपरवाइजर कानूनगो को देगा। तीसरी बात है, चौथी बात है,
नदी कटाव से प्लावित, ठीक है, नदी कटाव से प्लावित या प्राप्त भूमि की सूचना भी देगा। अब नदी कटाव, देखो क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी गांव में, किसी किसी क्षेत्र में नदी बह रही होती है ना, ज्यादातर बहती है। तो नदी अगर क्षेत्र में बह रही है तो कई बार ऐसा होता है कि वो अगर सीधी ऐसे बह रही है तो कई बार वो ऐसे कर देगी, कई बार वो थोड़ा सा इधर से बह रही है तो इधर से वो ऐसे बहने लगेगी। तो जो यहाँ पे भूमि थी, थोड़ी बहुत भूमि थी, 100 गज, 50 गज, आधा बीघा, पूरा बीघा, है ना, 1 बीघा, तो यदि वो क्या हो गई, नदी कटाव द्वारा प्लावित, वो बह गई, यदि कोई नदी के कटाव द्वारा, नदी के पानी द्वारा भूमि कटकर बह गई तो उसकी सूचना भी किसको देगा, रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा। या नदी के बहाव द्वारा कोई भूमि प्राप्त हुई है, आपको पता है कि पहाड़ों से जो आने वाली नदियां हैं, हिमालय से आने वाली नदियां हैं, ये ज्यादातर, ठीक है, वो क्या काम करती हैं, वो जलोढ़ अपने साथ लेके चलती हैं, बहुत सारा मलबा साथ में लेके चलती हैं। और ऐसा कई बार होता है कि जब बरसात का सीजन आता है तो पूरी भर के चलती है, और जब फिर समय सर्दियों का आ जाता है तो सिमट जाती हैं, अपने सामान्य स्वरूप में वो नदियां आ जाती हैं। अब सामान्य स्वरूप में अपने नदियां आ जाती है तो मिट्टी थोड़ा थोड़ा जोड़ देती हैं। तो क्या हुआ, कहीं एक बार तो ऐसा हो सकता है कि यहां से कटाव कर लिया, और फिर अगली बार ऐसा हो सकता है कि यहां तक तो कटाव कर लिया, उसके बाद यहां तक की भूमि दे दी, पहले सीधी बह रही थी अब यहां तक की बहने लगी और ये एक्स्ट्रा भूमि प्रदान कर दी। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा भूमि ये प्रदान कर दी तो नदी के द्वारा काटी गई या प्राप्त भूमि की सूचना भी किसको देता है, रजिस्ट्रार कानूनगो को देता है। उसके बाद और क्या सूचना देता है, और क्या रिपोर्ट देता है, अकृषित भूमि की सूचना, यानी कि ऐसी कोई जमीन जिस पर खेती नहीं की जा रही है उसकी रिपोर्ट भी आपके सुपरवाइजर कानूनगो को देता है। और ये आखिरी पॉइंट है इसका, सरकारी भूमि पर यदि अतिक्रमण किया है, किसी ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है तो उस कब्जे की भी सूचना और उसकी रिपोर्ट सुपरवाइजर कानूनगो को देता है। कौन, लेखपाल। ठीक है, अभी और कुछ जानकारी है उनको देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट काम लेखपाल का क्या है, वो है भूमि प्रबंधक समिति का मंत्री होना। ठीक है, मंत्री के रूप में कार्य करना। देखो हर गांव की अपनी एक भूमि प्रबंधक समिति होती है। ठीक है, हर गांव की अपनी एक भूमि प्रबंधक समिति होती है, और उस भूमि प्रबंधक समिति के मंत्री के रूप में जो व्यक्ति कार्य करता है वो होता है लेखपाल। ठीक है, लेखपाल के बारे में कहा जाता है, लेखपाल के बारे में कहा जाता है कि लेखपाल अपने 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 क्षेत्र के सभी गांवों, ठीक है, गांवों की जितने भी उसके क्षेत्र में गांव आते हैं, सामान्यतः 2-3 गांव तो रहते ही हैं, 2 गांव तो रहते ही हैं। तो लेखपाल के क्षेत्र में जो भी गांव होती हैं, गांव होते हैं, उन गांवों की जो भूमि प्रबंधक समितियां हैं, ठीक है, उनके मंत्री के रूप में ये काम करता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भूमि प्रबंधक समिति का मंत्री कौन होता है, तो लेखपाल होता है। और अपने क्षेत्र में जितने भी उसके गांव होते हैं उन सभी की समितियों का मंत्री कौन होता है, लेखपाल होता है। इन समितियों की बैठक जब भी होती है, इन समितियों की जब भी बैठक होती है, उन बैठकों में लेखपाल की अनुमति, लेखपाल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और यदि इन बैठकों में, ठीक है, भूमि पर अतिक्रमण की कोई बात सामने निकल कर आती है, यदि सुपरवाइजर कानूनगो क्षेत्र में पहुंचता है तो वहां पर सुपरवाइजर कानूनगो को, है ना, भूमि अतिक्रमण के मामलों की मतलब रिपोर्ट पेश करता है। परंतु यदि इनमें, ठीक है, सुपरवाइजर पहुंचता था, बताया था मैंने, सुपरवाइजर क्षेत्र में पहुंचा, सुपरवाइजर कानूनगो, तो जब वहां क्षेत्र में पहुंचा तो भूमि अतिक्रमण के मामलों की रिपोर्ट उसको वहां पे दे देगा, सौंप देगा, ठीक है, बता देगा जानकारी। बट यदि इन भूमि प्रबंधक समितियों के माध्यम से कोई भूमि अतिक्रमण, कोई जमीन के कब्जे की बात सामने आती है तो उसकी रिपोर्ट सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी, सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी को सौंपता है। कौन, लेखपाल। ठीक है, ये बात है। उसके अलावा भी लेखपाल का और एक काम है बहुत इंपॉर्टेंट, कि लेखपाल अपने विभाग का काम करने के साथ साथ अन्य विभागों के भी कार्य करता है। ठीक है, लेखपाल द्वारा अन्य विभागों के कार्यों का संपादन, अन्य विभाग, अलग डिपार्टमेंट जो हैं उनके डॉक्यूमेंट भी, उनके दस्तावेजों को भी ये तैयार करता है, उनके अभिलेखों को भी तैयार करता है, जिनमें कृषि विभाग के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करता है, सिंचाई विभाग के भी, सहकारिता विभाग के भी, पुलिस विभाग के भी, जन स्वास्थ्य विभाग के भी और एक्साइज विभाग के भी
डॉक्यूमेंट्स को तैयार करता है। तो काम बहुत है लेखपाल को, इस बात को आप ध्यान रखना। अब कुछ मतलब इंपॉर्टेंट कामों की सब चर्चा हो चुकी है, कुछ अन्य काम है। देखो, क्योंकि भूमि का सारा विवरण किसके पास रहता है, पूरा डेटा किसके पास रहता है, लेखपाल के पास रहता है। तो यदि भूमि संबंधी कोई विवाद हो जाता है, गांव में लोगों की लड़ाइयां हो जाती हैं, डोल पे, जमीन जायदाद पे, अगर कोई लड़ाई हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, तो उन विवादों की जब सुनवाई होती है उसमें लेखपाल का बहुत महत्वपूर्ण किरदार होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अहम भूमिका निभाता है कौन, लेखपाल। ठीक है। दूसरी बात, यदि किसी जमीन का, किसी जायदाद का, किसी की भूमि का, ठीक है, जायदाद कहना ठीक नहीं है, जमीन कहना ठीक है, जमीन का या भूमि का क्रय विक्रय हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, तो उस खरीद फरोख्त में भी अहम भूमिका निभाता है कौन, लेखपाल। और एक और अगला इंपॉर्टेंट काम है, जब भूमि का हस्तांतरण, भूमि ट्रांसफर होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, कि पिताजी अपने बेटे को दे रहे हैं, ठीक है, तो चाहे वो वसीयत के थ्रू हो, चाहे वह मरणोपरांत हो, तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भूमि हस्तांतरण होता है तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कौन, लेखपाल। और अंतिम एक छोटा काम देख लेते हैं कि लेखपाल के पास पूरे गांव का नक्शा होता है। ठीक, क्या होता है, लेखपाल के पास पूरे गांव का नक्शा होता है। उस नक्शे को क्या काम करता है, वो समय समय पर अपडेट करता रहता है, जैसे भी वहां पर चेंजेस होते रहते हैं। तो ये लेखपाल के सब इंपॉर्टेंट। आज हम लेखपाल पद से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली एवं दस्तावेजों के बारे में, जिनको आप कागजात भी कह सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक चीज का ध्यान और रखिए दोस्तों, जो मैं ये बता रहा हूं कंटेंट, ये बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया हुआ कंटेंट है, किसी की कॉपी कंटेंट नहीं है, नेट से और बहुत ज्यादा विश्वसनीय सूत्र से अपने आप मेहनत करके मैंने सब चीजें बनाई हैं आपके लिए। तो आप इन चीजों को देखिए, समझिए और नोट करते जाइए, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ देने जैसा फिलहाल अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे बोर्ड पे लिख के ही पढ़ाता हूं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट टाइम टू टाइम लेते रहिए। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट्स बनाते रहिए। मैं कह रहा हूं आपको पेपर में 101% इनमें चीजें मिल जाएंगी, आप विश्वास मानिए इस बात का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखपाल के दस्तावेज, है ना, दस्तावेज या कागजात, और वही शब्दावली, मतलब कुल मिला के एक ही बात है। अब मैं आपको बताऊं, लेखपाल की जो उसका दैनिक कार्य रहता है, उसमें उनको इन शब्दावलियों से रूबरू होना पड़ता है, जिसमें आपको नाम पता होगा। इनमें से आपको कुछ के नाम पता होंगे और कुछ के नाम नहीं पता होंगे। जैसे नक्शा, ठीक है, नक्शा क्या होता है, मतलब एक दस्तावेज होता है लेखपाल के पास, नक्शा। दूसरा होता है खसरा, ठीक है, तीसरा होता है खतौनी, चौथा होता है रोजाना मचा, ठीक है। और इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि यहां से प्रश्न बनना ही बनना है। उसके बाद एक होता है खेवट, उसके बाद होता है दाखला खारिज, एक होता है घरौनी। क्या होता है, जैसे खतौनी होता है ऐसे है घरौनी, ठीक है। खतौनी खेत से संबंधित होती है, घरौनी घरों से संबंधित होती है, ठीक है। उसके बाद है सीमा द्योतक चिन्हों की सूची। आपको मैंने पढ़ाया भी था कि जो लेखपाल होता है वो अपनी रिपोर्ट सुपरवाइजर कानूनगो को देता है यदि वह क्षेत्र में पहुंचता है। और उसमें कौन सी तरह की रिपोर्ट शामिल है, यदि सीमा द्योतक जो चिन्ह हैं वो नष्ट हो गए हैं या उनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ गई है, तो या उनकी मरम्मत का कार्य होना है, तो उसकी जानकारी देता है। तो सीमा द्योतक चिन्हों की सूची, ये एक इंपॉर्टेंट कागजात होता है। उसके बाद एक जरूरी कागजात होता है जमाबंदी, या इसको फर्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्द, ठीक है ना, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इसको कहा जाता है। एक किसान बही होती है और एक होता है गांव रजिस्टर आदि। तो ये प्रमुख दस्तावेज हैं, प्रमुख कागजात हैं जो लेखपाल के पास रहते हैं। अब एक एक करके समझना शुरू करते हैं, पर सबसे पहले जो समझना जरूरी है वो है नक्शा। क्या, नक्शा। पर नक्शा से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको पता है एक वित्तीय वर्ष जो होता है, एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो शुरू होता है कब, 1 अप्रैल से, है ना, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक पूरा हो जाता है। ज्यादातर सब काम इसी में ही होते हैं, वित्तीय वर्ष की बात होती है। परंतु यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि एक कृषि वर्ष की अवधि क्या है या एक फसली वर्ष की, कृषि या फसली वर्ष की अवधि क्या है, तो आपको यह अवधि बतानी पड़ेगी 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। यानी कि एक जो कृषि वर्ष है,
एक जो एग्रीकल्चरल ईयर है वो आपका 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को समाप्त हो जाता है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब पॉइंट आता है अगले, पहले पॉइंट पे चल देते हैं, नक्शे के बारे में। बहुत ध्यान से समझना है चीजों को, बहुत मजा भी आपको आएगा। और अगर मजा आएगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि राम जी की पाठशाला आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप भी अपना प्यार राम जी की पाठशाला को दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहला जो है वो है नक्शा, या इसको आप क्या कह सकते हैं, गांव का नक्शा। ठीक है, गांव का नक्शा। लेखपाल के पास एक सबसे जरूरी जो कागजात होता है वो किसी भी गांव का नक्शा होता है। लेखपाल का जो क्षेत्र होता है सामान्यतः उसमें 2 या 3 गांव तक होते हैं जिनको वह देखते हैं, जिनको वह संभालता है। लेखपाल क्या करता है, 2 से 3 गांव को देखता है, उनके सभी कागजातों को पूरा करता है। ठीक है, सभी कागजातों को पूरा करता है। तो गांव का एक नक्शा होता है जो संपूर्ण गांव का नक्शा रहता है। संपूर्ण गांव का मतलब कि उस गांव की सीमा जहां जहां तक भी है। ठीक है, संपूर्ण गांव का नक्शा होता है और पूरे गांव की चौहदी उसमें दर्ज होती है। हद, हद किसको कहते हैं, सीमा को। हद किसको कहते हैं, सीमा को। हद, हद किसको कहते हैं कि अपनी हद में रहो, हद से बाहर मत निकलो, है ना, यानी कि अपनी सीमाओं में रहो। और चौ का मतलब 4, यानी कि चौहदी, चारों तरफ से पूरी की पूरी चौहदी यानी कि पूरी पूरी सीमा का निर्धारण जिसमें दर्ज रहता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है नक्शा या गांव का नक्शा। क्या कहा जाता है, नक्शा या गांव का नक्शा। इस गांव के नक्शे का एक नाम और भी है। ठीक है, एक अन्य नाम भी है जिसका नाम है शजरा। क्या है, शजरा। आपको याद रखना है कि गांव के नक्शे का नाम, अन्य नाम क्या है, शजरा। अब ये जो आपका शजरा होता है, ये नक्शा होता है, ये किस चीज पे बना होता है, रबड़ पे बना होता है। सामान्यतः नक्शे किताबों पे रहते हैं, कागजों में रहते हैं, पर इस वाले नक्शे की थोड़ी सी अलग बात है। ये वाला जो नक्शा होता है, जो शजरा होता है, ये कपड़े पर निर्मित होता है। किस पर, यह कपड़े पर निर्मित होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह कपड़े पर निर्मित होता है। और कपड़े पर जब ये निर्मित होता है तो आपको पता है कि किसी भी गांव में लोग भी रहते हैं और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि आप मानो कि ये पूरा का पूरा गांव है, मान लिया ये पूरा का पूरा गांव है, तो आबादी कहीं ना कहीं यहां रह रही होगी, एक साथ सारी आबादी रहती है। और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कहा जाता है कि भाई उस गांव के जंगल हैं, उस गांव के खेत हैं, ये है ना, उस गांव के। तो जो खेत होते हैं वो चारों तरफ होते हैं। तो जो नक्शा रहता है, जो ये शजरा रहता है, शजरा जो होता है उसमें आबादी तथा वन आवरण वाले क्षेत्र को अलग अलग दिखाया जाता है। ठीक है, जो शजरा होता है जिसको गांव का नक्शा कहते हैं, ठीक है, ये संपूर्ण गांव का नक्शा होता है, चौहदी दर्ज रहती है इसमें सब सीमाएं, और इसमें आबादी वाले क्षेत्र को और इसमें आपके वनावरण वाले क्षेत्र को, यानी कि जो जंगल का एरिया है, वनावरण वाले क्षेत्र को अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। यदि मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको इसका नक्शा भी दिखाता, अगर संभव होगा तो टेलीग्राम में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वनावरण वाला क्षेत्र होता है उसमें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उनमें विशेषकर ध्यान रखा जाता है कि तालाब कहां पर है, वनावरण वाले क्षेत्र में, आबादी वाले क्षेत्र में नहीं। स्पेशली ध्यान रखा जाता है तालाब का। तालाब कहां पे, कूप कहां पे है, कूप जो वेल होते हैं, वेल है ना, वेल होते हैं जो कूप, कुएं जो होते हैं, नलकूप जो होते हैं, नलकूप मतलब जो आपकी ट्यूबवेल्स हैं या नलकूप हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। सरकारी सिंचाई के साधन, और भी सरकारी सिंचाई के साधन कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं, तो उन सरकारी सिंचाई के साधनों को, सड़कों को और रास्तों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है किसमें, गांव के नक्शे में, वनावरण वाले क्षेत्र में स्पेशली। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, यहां से आपका प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि लेखपाल प्रत्येक वर्ष में कितनी बार खेतों में जाकर निरीक्षण करता है। तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो लेखपाल होता है वो नक्शे के अनुरक्षण के लिए, यानी कि नक्शे को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए, क्योंकि चेंजेस तो होते रहते हैं हमेशा चेंजेस तो हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि वनावरण वाला क्षेत्र है, कुछ भी चेंजेस थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तालाब सूख सकते हैं, नलकूप हटाए जा सकते हैं, ठीक है, सरकारी सिंचाई के साधन हट सकते हैं, सड़कें थोड़ी अलग बन सकती हैं, रास्ता थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इसके अनुरक्षण के लिए, इसको ठीक तरह से मेंटेन बनाए रखने के लिए जो लेखपाल होता है, यह वर्ष में 3 बार, कितनी बार, वर्ष में 3 बार, साल में 3 बार
प्रत्येक गांव के प्रत्येक खेत में जाकर उसका निरीक्षण करता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्षमा चाहता हूं। जो लेखपाल होता है वो हर गांव के हर खेत में जाके साल में 3 बार उस खेत का निरीक्षण करता है, और इस निरीक्षण को इस राजस्व विभाग में एक शब्द है दिया गया है जिसको क्या कहते हैं, पड़ताल करना। क्या कहते हैं, पड़ताल करना। और इन पड़तालों को 3 नामों के नाम से ही जाना जाता है। जो ये निरीक्षण है जिसको पड़ताल शब्द कहते हैं, तो ये पड़ताल 3 बार होती है साल में, और इन तीनों के अलग अलग नाम हैं। सबसे पहली जो पड़ताल चालू होती है, या आप सबसे पहली नहीं कह सकते, एक पड़ताल है खरीफ पड़ताल। क्या, खरीफ पड़ताल। आपको पता होगा खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलों में क्या क्या आ जाता है, आपका चावल, आपका मक्का, आपका ज्वार है ना, आपका जो राइस होता है, आपका जो कॉर्न है, जो आपका ज्वार है, ये किस सीजन में उगाए जाते हैं। जो खरीफ की फसल होती है वो बरसात के सीजन में उगाई जाती है, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है। चावल जो होता है, चावल के खेत में पानी भरा जाता है, और स्पेशली बरसात के टाइम में ही इनको उगाया जाता है। तो जो खरीफ की फसल होती है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। चावल जून जुलाई के आसपास बोए जाते हैं, अक्टूबर में, ये अक्टूबर नवंबर के आसपास लोग काट लेते हैं, अक्टूबर में ही काट लेते हैं। तो सबसे पहले खरीफ पड़ताल होती है ना, 10 अगस्त से शुरू हो जाती है। कब तक, कब से शुरू हो जाती है, 10 अगस्त से। ये एक पड़ताल होती है। दूसरी होती है रबी पड़ताल, यानी कि फसलों के आधार पर ही इन पड़तालों को रखा गया है। दूसरी है रबी पड़ताल। रबी पड़ताल आपको पता है कि खरीफ की जो सबसे प्रसिद्ध फसल है वो चावल है, और रबी की जो सबसे प्रसिद्ध फसल है वो गेहूं है। तो जो रबी में आपका गेहूं आता है, आलू आता है, चना आता है, और भी बहुत सारी सब्जियां या फल सब्जियां इत्यादि फसलें आती हैं। ये जो रबी की फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और संभवतः मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। ठीक है, गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली है खरीफ पड़ताल जो 10 अगस्त से शुरू होती है, वो खत्म कभी भी कर सकता है अपने हिसाब से। दूसरी है रबी पड़ताल, 1 जनवरी से शुरू होती है। और तीसरी है जायद पड़ताल। जायद भी फसल होती है। जायद फसलें कब मतलब कब होती हैं, गर्मियों की फसल होती है, जब भीषण गर्मी पड़ती है। जायद जो फसलें होती हैं वो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, और मई जून शुरू में लगते लगते तक वो समाप्त हो जाती है, जून तक वो निकल आती हैं। जायद फसलें कौन सी होती हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, जो जिनसे पानी की पूर्ति होती है, जो गर्मियों में होती हैं, उनको जायद फसलें कहते हैं। और ये जायद जो पड़ताल होती है ये 1 मई से शुरू हो जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अभी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं खसरा और खतौनी। ये आपने जो आपके गांव से रिलेटेड होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, पर कुछ लोगों ने नाम सुना होगा पर इनका मतलब नहीं पता होगा। तो इनको एक बार समझते हैं, खसरा और खतौनी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खसरा में तो अभी 2020 में अपडेशन भी हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो देखो खसरा क्या चीज है, यहां पे समझते हैं खसरा क्या चीज है। खसरा क्या है, आपका कृषि संबंधी एक कानूनी दस्तावेज है, और बिल्कुल ऑथेंटिक ऑफिशियल कृषि संबंधी एक कानूनी दस्तावेज होता है आपका क्या, खसरा। आपने देखा होगा कि लोग निकलवाते हैं, भाई हमारा खसरा नंबर निकाल ले, तो मतलब ये ढूंढने जाते हैं लोग, जो आपके जन सेवा केंद्र होते हैं, जो आपके CSC होते हैं, उनमें ढूंढने जाते हैं कि भाई खसरा नंबर हमारा चेंज हो गया, ये हो गया, हो गया। क्योंकि ये क्या है, गांव का प्रमुख रजिस्टर है, किसी भी गांव का प्रमुख रजिस्टर है, और जो प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग होता है, प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग होता है। कृषि संबंधी एक कानूनी दस्तावेज इसको माना जाता है। ठीक है, अब जो खसरा होता है इसका प्रयोग किसके साथ में होता है, इसका प्रयोग शजरा के साथ में होता है। शजरा मैं आपको बता के आया हूं, गांव के नक्शे का ही अन्य नाम शजरा है। ठीक है, शजरे के साथ इसका प्रयोग होता है। अब आप कहोगे सर आपने ये सारी बातें तो हमको बता दी, अब ये तो बताओ कि एक्चुअली में खसरा है क्या। ये भाई ये एक बीमारी नहीं है, खसरा एक बीमारी भी होती है, माता कहते हैं उसको, पर यहां पे थोड़ा सा अलग है। खसरा क्या चीज है, किसी गांव की, पहले मैं आपको बिल्कुल पारिभाषिक वे में समझा देता हूं क्या परिभाषा है, उसके बाद इजी वे में हम चलेंगे। खसरा क्या है, किसी गांव की जमीन के किसी टुकड़े का मालिक कौन है, उस जो जमीन का जो टुकड़ा है उस पर कौन कौन सी फसल उगाई जा रही है, और उस टुकड़े का क्या क्षेत्रफल वगैरह ये चीज है, इन सब का ब्यौरा रखना ही क्या कहलाता है, खसरा कहलाता है। ठीक है, बात समझिए। मानो कोई गांव है
और उस गांव में किसी व्यक्ति का कोई यहां पे टुकड़ा है, मानो कोई गांव है, गांव में किसी व्यक्ति का कोई एक ये खेत है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसके पास ये 10 बीघे का खेत है। कितना? 10 बीघे के खेत का टुकड़ा है, 10 बीघे जमीन एक साथ है। तो किसी गांव की, ठीक है, किसी गांव के किसी जमीन का टुकड़ा, अब ये जो जमीन का ये टुकड़ा है जो 10 बीघे का है, मान लेते हैं ये राम का है, ठीक है, मान लेते हैं ये राम का है। तो ये 10 बीघा जो जमीन का ये टुकड़ा है, इसका समस्त ब्यौरा, इस अकेले टुकड़े का समस्त ब्यौरा रखना। क्या ब्यौरा रखना? कि इस टुकड़े का मालिक कौन है, यह जानकारी रखना। इस टुकड़े पर कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, इसका ब्यौरा रखना। इस टुकड़े का क्षेत्रफल क्या है, इसकी जानकारी रखना। और इस टुकड़े पर कौन कौन से सिंचाई के साधन हैं, सिंचाई के स्रोत हैं, इन सबका जो लेखा जोखा है वो जिस डॉक्यूमेंट में रखा जाता है उसको खसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खसरा कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। किसी जमीन के टुकड़े का मालिक कौन है, यानी कि किसी खेत का मालिक कौन है, किसी पर्टिकुलर खेत का मालिक यानी जमीन के टुकड़े का मालिक कौन है, उसका क्षेत्रफल क्या है ना, उसके सिंचाई के स्रोत क्या हैं, और उस पर कौन कौन सी फसल वर्ष भर में उगाई जा रही हैं, इन सब का डेटा, इन सब का ब्यौरा जब लिखा जाता है, उस लिखे हुए ब्यौरे को क्या कहा जाता है? खसरा कहा जाता है। और इसी के आधार पर खसरा नंबर अलॉट किया जाता है। क्या किया जाता है? खसरा नंबर। आपको बात समझ में आ गई होगी कि खसरा एक्चुअली में है क्या। अब खसरा जो होता है वो शजरा के साथ में प्रयोग आता है। बिल्कुल सही बात है, शजरा ही तो बताएगा कि किसका खेत कहां पे है, ठीक है, उससे तो पता लगेगा कि भाई कैसे कैसे है। तो खसरा का जो प्रयोग होता है वो शजरा के साथ में प्रयोग होता है, क्योंकि मान लिया कि यहां पर एक जमीन का टुकड़ा ये है, एक जमीन का टुकड़ा ये है, एक जमीन का टुकड़ा ये है, इसका खसरा नंबर है 10, इसका है 12, इसका है 14, है ना। तो यानी कि इनके बीच में भी है 13 वाला भी है, 11 वाला है, और यहां पर 13 वाला है। तो नक्शे पे देख के ही तो पता लगेगा कि कौन सा खसरा नंबर कहां है। तो खसरा का जो प्रयोग होता है वो हमेशा सजरे के साथ में होता है। और किसी भी जमीन के टुकड़े का मालिक कौन है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उस पर फसलें कौन कौन सी उगाई जा रही हैं, तथा उस पर कौन कौन से सिंचाई के स्रोत हैं, इन सभी की जो जानकारी होती है वो क्या कहलाती है? वो खसरा कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब लेखपाल के द्वारा यह तैयार किया जाता है, 22 अप्रैल तक इसको पूरा करना होता है। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल तक इसको पूरा करना किसकी जिम्मेदारी होती है? लेखपाल की जिम्मेदारी होती है। यह बात आप बिल्कुल यहां पर समझते चलो। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इसमें नया अपडेशन आया है, इसको अपडेट किया गया है। पहले के समय में एक चीज इसमें आई थिंक छूट गई है, नहीं यहीं पे। पहले के समय में क्या होता था, 2020 से पहले ये सामान्यतः कागजों पर ही बनाया जाता था। पूरा खसरा होता था, उसमें कॉलम बने होते थे, खाने बने होते थे, और मैनुअली हाथ से उनको चढ़ाया जाता था। ठीक है, 2020 से पहले सामान्यतः हाथ से चढ़ाया जाता था। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे पूरा खसरा रहता है, ऐसे खसरा रहता है, तो उसमें ऐसे 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 कॉलम बने होते हैं। तो इसमें कॉलम कितने होते हैं? इसमें कॉलम कहीं कहीं लिखा हुआ है 21, कहीं कहीं लिखा हुआ है 22। 2020 से पहले जब ये मैन्युअली तैयार किया जाता था, कहीं कहीं पे 21 लिखा है, कहीं कहीं पे 22 लिखा है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, पर ज्यादा ऑथेंटिक है आपका 21, क्योंकि 21 ही होते हैं। परंतु कहीं कहीं क्या करते हैं, जो 21वां कॉलम होता है, लास्ट वाला जो 21वां कॉलम होता है, ये 21 है ना, इसी के दो भाग कर देते हैं। 21 यहां हो जाता है, 22 यहां हो जाता है, और जो 22वां भाग होता है वो टिप्पणी के लिए कई बार बना दिया जाता है। तो या अगर परीक्षा में आए कि 2020 से पहले जो खसरा होता था, ठीक है, जो कागज तैयार होते थे, उसमें कितने कॉलम होते हैं, तो या तो 21 लिखा मिलेगा या 22 मिलेगा, चारों ऑप्शन में से। 21 और 22 एक साथ नहीं मिलेगा, तो आप जो भी ऑप्शन हो वो सेलेक्ट कर दीजिए। बट 2020 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या काम किया, जो आपका खसरा था इसको कंप्यूटरीकृत किया गया। ठीक है, इसको ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ाने के लिए तैयार किया गया कि भाई अब से ये ऑनलाइन तैयार किया जाया करेगा। तो 2020 के बाद इसका कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ, ऑनलाइन ये तैयार किया जाने लगा। और जबकि पहले इसमें 21 या 22 खाने हुआ करते थे, 21 या 22 कॉलम हुआ करते थे, वर्तमान में कंप्यूटरीकृत खसरे में 46 कॉलम होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अपडेशन है और अपडेशन को जरूर एग्जामिनर पूछता है। अगला है
अब अगला जो हमारा है, हमने नक्शा पढ़ लिया, हमने खसरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं खतौनी। क्या पढ़ते हैं? खतौनी। खसरा, और अगर आपको खसरा समझ में आ गया तो खतौनी समझने में आपको देर नहीं लगेगी। खतौनी क्या चीज होती है? खतौनी है भूमि का समस्त ब्यौरा, भूमि का समस्त ब्यौरा। अब बोलोगे कि सर ये बात और ये बात तो लगभग सेम ही लग रही है। नहीं, अब मैंने जो यहां पे बात बताई थी, मैं थोड़ा सा यहां पे रब कर दे रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, मैंने बताया था कि यहां पर 10 बीघा कोई खेत का टुकड़ा है ना, जमीन का टुकड़ा है, कोई खेत है, तो इस टुकड़े का मालिक कौन है? ठीक है, मालिक या जोतदार। जोतदार का मतलब जो उसमें फसल बोता है, जोतदार या मालिक का नाम। ठीक है, मालिक का नाम। दूसरा, कौन कौन सी फसलें हो रही हैं। तीसरा, इसमें क्षेत्रफल कितना है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, ये जानकारी रखना। और कौन कौन से सिंचाई के स्रोत हैं। ये चारों पॉइंट जहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिस डॉक्यूमेंट में रखे जाते हैं, उसको खसरा कहा जाता है। खसरा नंबर दे दिया जाता है, खसरा होता है। बट मानो कि राम कोई बड़ा जमींदार है, ठीक है, और जरूरी नहीं कि उसके पास केवल 10 बीघे ही जमीन हो। ऐसा हो सकता है कि गांव के एक कोने पर उसके पास 10 बीघे जमीन हो, गांव के दूसरे कोने पर उसके पास 50 बीघे जमीन हो, गांव के तीसरे कोने पर उसके पास 100 बीघे जमीन हो, और गांव के चौथे कोने पर उसके पास 200 बीघे जमीन हो। तो यदि इस 10 बीघे वाले को, 50 बीघे वाले को, 100 बीघे वाले को और 200 बीघे वाले का जो ब्यौरा रखा जाएगा, जब खेत वाइज है ना, टुकड़े वाइज जब डिटेल रखी जाती है, तो वो डिटेल क्या होती है? खसरा होती है। पर जब यह देखना हो कि राम के पास टोटल जमीन कितनी है, और वो टोटल जमीन का समस्त ब्यौरा, भूमि का समस्त ब्यौरा, यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास देखा जाता है कि कुल कितनी जमीन है, तो तब जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसको कहते हैं खतौनी। यानी कि अब अगर पूछा जाए कि भाई राम की खतौनी देखो, राम की खतौनी देखो, तो राम की खतौनी देखने का मतलब है कि उसके पास कुल कितनी जमीन है, चाहे वो टुकड़े कहीं कहीं भी पड़े हों, चाहे वो टुकड़े कहीं कहीं भी पड़े हों। तो यहां पर 10 और 50 कितना हो गया? 200 और 300, ये हो गए 200 और 100 300, और 50 350 और 10, यानी कि जब ये देख लिया गया कि राम के पास 360 बीघा धरती है, तो ये 360 बीघा जो धरती है, ये जो है, तो ये बात जहां पे लिखी जाएगी उसको कहा जाएगा खतौनी। क्या कहा जाएगा? खतौनी। आई थिंक सब बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर टुकड़े वाइज देखा जा रहा है, जानकारी टुकड़े वाइज रिकॉर्ड की जा रही है, तो खसरा है। और किसी व्यक्ति की या किसी परिवार की कुल जमीन की सूची, कुल जमीन का जो ब्यौरा है, उसको क्या कहते हैं? खतौनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खतौनी कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और खतौनी का जो निर्माण होता है वो खसरों का प्रयोग करके ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, जो खतौनी का जो खतौनी कागजात है, दस्तावेज है, इसका जो पेपर होता है वो भी आपको इसी तरह से दिखाई देगा, है ना। और उसमें कॉलम्स की जो संख्या है ये भी 13 और 14 है। कहीं पर 13 लिखा हुआ है, कहीं पर 14 लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं पर 13, कहीं पर 14 लिखा हुआ है, पर जो प्रामाणिक है वह है 13। कितनी है? 13। पर कहीं कहीं पर 14वां भी कॉलम होता है टिप्पणी के लिए। तो दोनों में से जो भी आए आप उसको लगा देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जो खसरा है ये प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। कब? प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। जबकि जो खतौनी है ये 6 साल में एक बार बनाई जाती है। हर 6 साल बाद इसको रिन्यू कर दिया जाता है, हर 6 साल बाद इसको नवीनीकृत कर दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यदि इस खतौनी में कोई परिवर्तन करना होता है तो वह लाल स्याही से परिवर्तन किया जाता है, रेड इंक से इसमें परिवर्तन करने वाले हैं रोजाना मचा, ठीक है। और आपका दाखिला खारिज, जल्द बंदोबस्त, घरौनी, सीमा द्योतक चिन्ह, और 1-2 चीजें और हैं, उनको देखते हैं। तो एक जो दस्तावेज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेखपाल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसको कहते हैं रोजनामचा। क्या कहते हैं? रोजनामचा। ये उर्दू के कुछ शब्द हैं। अब आपको देखने में लगेगा यार रोजनामचा मतलब क्या? रोजाना कुछ ना कुछ मचा, क्या आफत मचा? नहीं, ऐसा नहीं है। रोजनामचा का अन्य नाम भी है। अगर आप इसे हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में इसका नाम हो जाता है दिनचर्या बही। यानी कि लेखपाल के डेली बेसिस पे जो वो काम करता है ऑफिशियली, घर पे नहीं कि उसने खाना बनाया, रोटी की, ये किया हो किया, नहीं, उसने अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए क्या क्या प्रतिदिन काम किए
उनसे संबंधित एक दस्तावेज है, उनसे संबंधित एक डायरी है जिसको क्या कहते हैं, रोजानामचा। कि आज लेखपाल साहब कहाँ गए, उस खेत पे गए, वहाँ पे वो चीज़ का निरीक्षण किया, आज ये देखा, आज उस, आपको पता है लेखपाल जो होता है वो ग्राम सभा का मंत्री होता है ना, ग्राम सभा का एक मंत्री होता है जो उन बैठकों में भाग लेता है। तो आज उस बैठक में चले गए, आज यहाँ चले गए, आज ये, तो रोजमर्रा में जो काम होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो कागजात होता है उसका नाम है रोजनामचा या दिनचर्या बही। तथा इसी के अन्य नाम क्या है, आपके डायरी भी है और इसी को दैनंदिनी भी कहते हैं। आप में से जो लोग विद्या मंदिरों में पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि शिशु मंदिर, विद्या मंदिर वगैरह होते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, तो वहां पर एक डायरी मिलती है, ठीक है, डायरी मिलती है जिसमें काम, होमवर्क वगैरह सब नोट किया जाता है। तो उसको वहां पर दैनंदिनी कहते थे। क्या कहते थे, दैनंदिनी। तो दैनंदिनी मतलब इसमें अब रोजमर्रा के कार्य लिखे जाते हैं, ठीक है। अब इस रोजनामचा का जिक्र कहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया था लेखपाल से संबंधित जितने भी प्रावधान ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलते हैं, उसके कार्य संबंधित, उसके कर्तव्य संबंधित, उसके दायित्वों से संबंधित, वो मिलते हैं लैंड रिकॉर्ड मैनुअल। एक लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है। उस लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा नंबर 47 में, पैरा नंबर 47 में क्या मिलता है, आपका रोजनामचा का ब्यौरा मिलता है कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा नंबर 47 में मिलता है। और जो लेखपाल होता है ये इसको कब से कब बनाता है, 1 अगस्त से लिखना शुरू करता है और 31 जुलाई तक इसको कंप्लीट कर देता है। यानी 1 अगस्त को नहीं बनाएगा और 31 जुलाई तक, अगले साल की 31 जुलाई तक लिख के खत्म कर देगा, फिर 1 अगस्त से नया ब्यौरा अपना लिखना शुरू करेगा। अब इसमें जो ये रोजनामचा है, इसमें लेखपाल करता क्या है, तो लेखपाल के पास प्रतिदिन के सरकारी विवरण को लिखने के लिए ये एक डायरी है, ठीक है। लेखपाल का प्रतिदिन उसने क्या किया, अब उसमें लिखता क्या है ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखता है उस डायरी में, कि खेतों की गश्त की, क्यों, कौन कौन से खेत की गश्त की, क्या हुआ, उसके क्षेत्र के किसी गांव में किसी की मृत्यु हुई है तो उस संबंध में जानकारी वो लिखता है, ठीक है। मानवीय या पशु बीमारी कोई फैल रही है तो उसके बारे में जानकारी, मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज करता है, ठीक है। सब जानकारी देता है अपने अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनगो को, रजिस्ट्रार कानूनगो को देता है और आपके सुपरवाइजर कानूनगो को देता है। इसके कार्य और कर्तव्य हमने देखे थे। तो मानवीय या पशु बीमारी है उसके बारे में बताता है, कोई फसल नष्ट हो रही है या उसमें कोई रोग लग गया है तो इसकी जानकारी देता है, उसमें नोट करता है डायरी में। तो ये सब बात है। अब बाद में अपने अधिकारियों को जानकारी कहां से देगा, जब उसके पास खुद का विवरण होगा तभी तो जानकारी दे पाएगा, नहीं तो वह जानकारी नहीं दे पाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है दस्तावेज दाखला खारिज, ठीक है। दाखला खारिज, दाखला देखो आपने सुना होगा, आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि संबंधित होंगे तो आपने पता होगा दाखिला कहते हैं कि भाई गांव में क्या कहते हैं, भाई स्कूल में दाखला करवाया इसका। दाखला करवाने का मतलब है नाम चढ़ाना, ठीक है। दाखला करने का मतलब है कि भाई स्कूल में इसका नाम चढ़वाया। भाई हमारे क्षेत्र में ऐसे बोलते हैं, हमारा क्षेत्र जो है वो जाटों से संबंधित ज्यादा है, मतलब जाट बाहुल्य क्षेत्र है मुजफ्फरनगर का एरिया, तो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं भाई इसका नाम चढ़वाया भाई, ऐसे करके बोलते हैं। अब मेरी तो दिनचर्या में इस तरह की भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है, पर इस तरह से बोला जाता है। तो दाखला करने का मतलब नाम चढ़ाना, और खारिज करने का मतलब है नाम काटना, कि भाई इसका नाम खारिज कर दो, उसमें से काट दो। तो आप सबको पता है कि लेखपाल के पास पूरे गांव की जो भूमि होती है उसका सबका विवरण रहता है। उसको पता होता है कि किस जमीन के टुकड़े का कौन मालिक है, किस जमीन का कौन मालिक है, या किसी आदमी के पास कितनी जमीन है, ये सब विवरण उसके पास रहते हैं। सपोज करो किसी व्यक्ति ने कोई प्लॉट बेचा है ना, कोई प्लॉट किसी को बेचना है। सपोज करो राम अपना प्लॉट श्याम को बेच रहा है, तो पहले वो जमीन राम के नाम चढ़ी हुई थी और अब राम ने उसको बेच के श्याम को दे दिया है। तो अब क्योंकि पूरा विवरण लेखपाल के पास होता है, कहाँ पे होता है, खतौनी में होता है। मैंने बताया था खसरा क्या होता है, खसरा में रहता है कि जमीन के किसी टुकड़े का जो पूरा विवरण होता है कि उसमें कौन सी खेती करी जा रही है और उसका मालिक कौन है, ये सब जानकारी जिसमें रहती है वो खसरा है। जबकि किसी व्यक्ति के पास कुल कितनी जमीन है ये पूरा विवरण जिसमें रहता है वो खतौनी होती है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी कोई भी जमीन, अपनी कोई भी जायदाद बेचता है तो खतौनी में भूमि के मालिक का नाम परिवर्तन करने को क्या कहते हैं, दाखिला खारिज कहा जाता है। यानी कि राम ने बेची थी तो अब और श्याम को बेच दी, तो यहाँ पे श्याम के नाम का उस जमीन के लिए दाखिला हो जाएगा और राम का नाम उस जमीन के लिए खारिज हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी चीज है, ये जरूर कराना चाहिए दाखिला खारिज। लेखपाल इसको करता है। यदि आपने दाखिला खारिज एक बार करा लिया है
तो फिर यदि इन फ्यूचर वही मालिक जिसने आपको जमीन बेची है वो दोबारा बैनामा उस चीज का नहीं कर सकता है। तो इन चीजों के लिए थोड़ा आदमी को अवेयर होना चाहिए, दाखिला खारिज कराना चाहिए। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो है जिल्द बंदोबस्त। ठीक है, जिल्द बंदोबस्त, जैसे पुराने समय में हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बंदोबस्तों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो रेवेन्यू वगैरह से सबसे संबंधित थे, जमीनों से संबंधित थे। तो एक जिल्द बंदोबस्त होता है, ये एक तरह का रजिस्टर होता है जिसको जिला स्तर पर तैयार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जिला स्तर पर तैयार किया जाता है। देखो इसमें जो भी आपका खसरा खतौनी वगैरह ये सब चीजें ये ग्राम्य स्तर पर तैयार होते हैं, परंतु जब पूरे जिले की जमीन का हिसाब किताब रखना होता है कि पूरे जिले में कितनी जमीन है, पूरे जिले के प्रत्येक गाँव में। अब जिला में क्या होता है, जिले में कहीं कहीं गाँव होते हैं, कहीं कहीं 100 गाँव भी होते हैं, कहीं 100, 150, 200 ऐसे भी गांव होते हैं एक एक जिला में। तो ये इतने गांव जो लगे हुए हैं, उन सभी गांवों को, शहरी क्षेत्र को, सबको मिला के जितनी जमीन है उस सब का संपूर्ण विवरण जिस डॉक्यूमेंट में रखा जाता है उसको जिल्द बंदोबस्त कहा जाता है। क्या किया जाता है इसमें, प्रत्येक गांव की भूमि को मापकर, हर गांव की भूमि को मापकर, शहरी क्षेत्र को भी मापकर एक रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसमें संपूर्ण विवरण रहता है जमीन का, भूमि का, और फिर बाद में उसको उसकी जिल्द बंद कर दी जाती है। अब जिल्द बंद कर दी जाती है, इसीलिए इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, आपके जिल्द बंदोबस्त। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। ठीक है, और अगला है, एक आपने पढ़ा होगा खतौनी। खतौनी, खतौनी, खत, खेत, है ना। किसी व्यक्ति के पास कितनी भूमि है ना, जिसमें वो खेती कर रहा है, कितनी भूमि है, ठीक है, कितने खेत हैं उसके पास, टोटल कितने खेत हैं, ये पूरा रिकॉर्ड जिसमें रहता है वो रिकॉर्ड मिलता है आपको खतौनी में। कहाँ पे मिलता है, खतौनी में। पर एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको घरौनी कहा जाता है। ठीक है, ये घरौनी जिसको कहा जाता है, अब यहाँ पे है घरौनी। खतौनी खेतों से संबंधित है, घरौनी घरों से संबंधित है। यानी कि जो घरौनी है ये ग्रामीण आवासीय अभिलेख है। अभिलेख का मतलब डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ग्रामीण मतलब गांव में किस व्यक्ति के पास रहने के लिए कितनी जगह है। गांव में मैंने आपको बताया तो जो शजरा होता है, जो नक्शा होता है, उस नक्शे में 2 भागों में प्रदर्शित किया जाता है, आवासीय क्षेत्र को अलग और वन वाले क्षेत्र को अलग से दिखाया जाता है। वन वाला क्षेत्र का मतलब क्या है, वन वाले क्षेत्र का मतलब है खेती बाड़ी जहां पर हो रही है, वो वनावृत जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी रखी जाती है, और जो आवासीय क्षेत्र है उसकी जानकारी अलग रखी जाती है। ये पूरा कपड़े पे रहता है। तो जब किसी व्यक्ति की संपूर्ण खेती की भूमि का विवरण रखा जाता था, खतौनी में रखा जाता है, जबकि किसी व्यक्ति की आवासीय संपत्ति का ब्यौरा जब रखना होता है, यानी कि किस व्यक्ति के पास रहने के लिए कितनी जगह है, रहने के लिए वो कितनी जगह का प्रयोग कर रहा है, कितनी जगह है, घर बना हुआ है, घेर बना हुआ है, तो उनके लिए उस पूरे रिकॉर्ड को रखने के लिए जिस दस्तावेज को, जिस अभिलेख को, जिस कागजात को तैयार किया जाता है वो है आपका घरौनी। क्या कहा जाता है, घरौनी कहा जाता है। उम्मीद है सब चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगला है हमारा सीमा द्योतक चिन्हों की सूची। सीमा द्योतक चिन्ह, सीमा द्योतक, द्योतक मतलब बताने वाले, कि सीमा को प्रदर्शित करने वाले चिन्हों की सूची। अब लेखपाल के पास ये चीज भी तो होनी जरूरी है ना कि भाई किसकी जमीन कहां तक है। अब उसको पता है कि भाई ये इसकी जमीन है, पर वो कैसे बताएगा कि भाई राम की जमीन यहां से यहां तक है। वो कोई ना कोई सीमा द्योतक चिन्ह तो लगाएगा ना, तो वो बताएगा कि भाई इस वाले खंबे से और उस वाले खंबे तक जो पूरा जमीन है ये किसकी है, ये पूरी जमीन राम की है। ठीक है, ये सीमा द्योतक चिन्ह जैसा ऐसे हो, या पेड़ के माध्यम से कहीं पेड़ खड़ा हुआ है तो उसने पेड़ों को ही सीमा द्योतक चिन्ह बना लिया है कि भाई इस पेड़ से उस पेड़ तक शाम की भूमि है। तो सीमा द्योतक चिन्हों का पूरा विवरण रखा रहता है, किसमें एक सूची होती है जो सीमा द्योतक चिन्हों की सूची होती है, जिसमें सीमाओं को बताने वाले चिन्हों का विवरण होता है। आप सबको पता है कि गांव में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं खेत की डोल के ऊपर। हमारे यहाँ पर डोली कहते हैं, बीच में ऐसे बड़ी सी डोल होती है जिस पर लोग चल के भी जाते हैं, वो हर जगह ही होता है। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ऐसे ही काम चलेगा, नहीं तो क्या पता खांसी तो बहुत दिन में जाएगी अभी।
तो धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तो यदि कोई, आपने देखा होगा कि लोग गड़बड़ी करते रहते हैं, डोल काट देते हैं, तो यदि भूमि संबंधी कोई विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसको सुलझाने के लिए ये पर्याप्त वो होती है, पर्याप्त वो है कि भाई देखो सर, ये इसका जो सीमा द्योतक चिन्हों में इसका देखो पूरा। अब सीमा द्योतक चिन्ह जो होता है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो खसरा के साथ में नत्थी रहता है, ठीक है। अब आपने बुक्स में भी यही चीज देखी होगी कि खसरा के साथ नत्थी रहता है। नत्थी रहने का मतलब, नत्थी जो शब्द है, नत्थी शब्द का इंग्लिश में मीनिंग है टू अटैच, ठीक है, अटैच करना। खसरा के साथ में, खसरा क्या चीज है कि किसी खेत के टुकड़े का, किसी भूमि के टुकड़े का कौन मालिक है, क्या खेती होती है, पूरा ब्यौरा जिसमें रहता है, खसरा क्रमांक के साथ उसको बताया जाता है। उसके वो किसके उसके साथ नत्थी रहता है सीमा द्योतक चिन्हों की सूची। तो बता देगा देखो खसरा में सर इसका खेत का नंबर ये है, खसरा नंबर ये है इसका, और इसका जो सीमा द्योतक चिन्ह वो यहां से यहां तक है। तो एकदम पता लग जाएगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो वो पूरा का पूरा झगड़ा, जो पूरा पूरा बवाल है, वो निपट जाएगा, वो सुलट जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो अब देखते हैं हमारा खेवट, ठीक है, उसके बाद अधिकार अभिलेख और किसान बही, ठीक है। अगर आप इतने दस्तावेजों को भी जान जाते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, खेवट, यहां पे देखो आप, खेवट जो है ये एक जमींदारी रजिस्टर था। कैसा? जमींदारी। आपको पता है कि भारत में 1950 से पहले जमींदार लोग होते थे, उनके पास सैकड़ों बीघा धरती होती थी, और वो अपना मतलब लोगों को क्या करते थे, जमीन देते थे कि भाई तुम बहाओ, फिर उसके मतलब वो लगान कर वगैरह बहुत चीज़ें मतलब वसूली जाती थी बहुत समय। तो एक समय ऐसा था कि मतलब समाज के एक वर्ग के पास तो बहुत ज़्यादा भूमि थी, और कोई वर्ग ऐसा था जिसके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं थी। तो ये एक बड़ी समस्या थी। परंतु हम अभी जमींदारी संबंधित बात नहीं कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो खेवट क्या था? एक जमींदारी रजिस्टर था जिसमें सब रिकॉर्ड्स रहते थे, और 1950 से पहले, है ना, 1950 से पहले तक ये मान्य था। 1950 से पहले जो अधिकार अभिलेख था, यानी कि किसान के जो भूमि का जोतदार है, उसके अधिकारों के संबंध में जो अभिलेख था, डॉक्यूमेंट था, है ना, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, है ना, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट जो थे, वो क्या कहे जाते थे? वो खेवट और खतौनी कहे जाते थे। खेवट और खतौनी को आपस में मिला लिया गया तो क्या कहलाया जाता था? अधिकार अभिलेख कहलाया जाता था। परंतु 1950 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या काम किया? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू कर दिया, ठीक है, लेके आए जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारी, है ना, अधिनियम लेके आए। तो जब ये अधिनियम लेके आए तो उसके तत्काल प्रभाव से खेवट जो था, एक दस्तावेज जो था, वह समाप्त हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी। वर्तमान में इसका यूपी में कोई भी औचित्य और अस्तित्व नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि अभी के बारे में अधिकार अभिलेख की चर्चा करें कि अभी यदि अधिकार अभिलेख कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? खतौनी तो पहले से ही था, इसमें खसरा जोड़ दिया गया, खेवट की जगह इसमें खसरा आ गया है। तो खसरा और खतौनी को मिला करके अधिकार अभिलेख कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना। अब एक ऐसा दस्तावेज जिसको तैयार तो लेखपाल ही करता है, ठीक है, परंतु वह होता किसके लिए? वो किसान के लिए होता है, ठीक है। किसान बही, नाम क्या है? किसान बही। लेखपाल द्वारा तैयार एक पुस्तक है, लेखपाल द्वारा तैयार एक पुस्तक है, और जो वह पुस्तक है उसमें क्या क्या मतलब लेखपाल लिखता है कि किसी व्यक्ति की खेती किस टाइप की है, ये चीज लिखता है। किसी व्यक्ति की खेती है, मान लिया राम है, राम की खेती है, उसके खेत है, तो उसका सारा विवरण रखता है कि किसान की खेती का प्रकार कैसा है, उसके खेत का प्रकार कैसा है, उसके हक संबंधी विवरण क्या है, मतलब कि उसके अधिकार संबंधी विवरण क्या है, और उसकी मात्रा संबंधी विवरण क्या है। इन सभी जानकारियों को वह किसान बही में लिखकर तैयार करता है, एक पुस्तक है। और यदि किसान चाहता है तो शुल्क दे करके इस किसान बही को अपने जानकारियों को वह प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिला के आज की वीडियो में हम इतना ही। अब कल की वीडियो में हम राजस्व विभाग को समझेंगे, राजस्व विभाग की संरचना को देखेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और बुक जरूर एक बार आप नज़दीकी स्टोर पर जरूर देखिए। मैं सारी जानकारी आपको पिन कमेंट और टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके ज़रूर देखिए। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।